मैम कहाँ गई? जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, धीरे धीरे तुम भी क्लास में आते हो, ये तो बताओ कि तुम सपोले क्यों हो? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे, बहुत ही प्यारे जहरीले नॉन जहरीले पॉइजनस नॉन पॉइजनस सपोलो को मेरा ढेर सारा बेटा प्यार और प्रणाम। सबसे पहले आप मुझे बताइए बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम बेटा अभी शुरू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 7। साथ, ठीक है, हम साथ हैं जन्मों के साथ ही। अरे भाई आज कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा बेटा इसके साथ में फ्लो में, है ना? कोई नहीं, क्या हुआ युगल? इसीलिए वैसी हो रही है ना, पर ठीक है ना? कहीं यकीन में भी वैसे तो नहीं थी ना? बहुत ज्यादा जा रही है। मैं ये अच्छा ये दूसरी है। एक सेकंड बेटा रुकना, मेरी अभी युगल से कॉन्वर्सेशन हो रही है। हाँ, यकीन में सही थी ना युगल? पक्की बात ना? ठीक है। हाँ सुनो सुनो, अब अच्छा सुनो। हाँ अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कंटिन्यू करना है हमें। एंड बेटा हमें करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके आए हैं या बिल्कुल नहीं करके आए हैं? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, जूलॉजी की किताब पे हाथ रख के बताना। जूलॉजी में डीजी अगर आपके पास है तो उस पे हाथ रख के बताना, कसम खा के बताओ, एनसीईआरटी पे कसम खा के बताओ, सच बता रहे हो, पढ़ाई करके आए हो? हाँ, हार्ट के बारे में जो मैंने पढ़ने के लिए कहा था बेटा वो पढ़ के आए हो, क्योंकि वो आज आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। हालांकि हम बिल्कुल बेटा आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल बढ़िया से बेसिक से जैसे हम करते हुए आ रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन बेटा आप पढ़ के आए होगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिसने नहीं पढ़ा है बेटा वेरी बैड। मैं वेरी बैड के अलावा बेटा तुम्हारी पिटी पिटी तो नहीं कर सकती, सामने होते तो पिटी पिटी करती मैं तुम्हारे साथ, वायलेंस, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तुम अपने आप को पनिशमेंट दो कि तुम अगर पढ़ाई करके नहीं आए हो तो क्लास के पहले 10 मिनट जो है वो तुम खड़े होके पढ़ाई करो बेटा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अब तुम्हें पनिशमेंट लेनी है बेटा तो तुम पनिशमेंट लो, और नहीं लेनी है तो बेटा मैं आके तो नहीं तुम्हें पनिशमेंट दे सकती। ईमानदारी अगर है तुम्हारे अंदर तो बेटा खड़े होके अपने आप को पनिशमेंट दो, ठीक है? पहले क्लास के 10 मिनट आप अपने आप को पनिशमेंट दोगे, खड़े रहोगे आप, ठीक है? चलिए यस एवरीबॉडी, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करके आए हो सिर्फ? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा हार्ट के बारे में पढ़ने के लिए कहा था मैंने। चलिए यस एवरीबॉडी, एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस बेटा छोटे छोटे क्यूट से सपोलो के साथ में बेटा हम शुरू करते हैं आज का। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा 2 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। मैं उस कैपेसिटी में अब नहीं जा रही हूं क्योंकि बेटा वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कर लिया, 2 ही कैपेसिटीज थी, उसको फिर हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रेश टॉपिक का आपको क्विक रिवीजन देते हैं, जो था बेटा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक। मैंने आपसे कहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा, वैसे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है यानी कि गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन CO2 कौन सी दिशा में मूव करके जा रही है बेटा, कौन सी दिशा में मूव करके जा रही है ये हमें देखना है, और क्यों जा रही है उसी दिशा में वो हमें देखना है। लेकिन हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहा कि मैम जो हमारी बॉडी में सबसे पहला एक्सचेंज होता है वो होता है हमारे एल्वियोलाई पर। तो एक्सचेंज की जो मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, वो मैम कौन कौन सी लेयर से मिलके बनी? तो आपने ऐसा देखा बेटा कि आपकी जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है मैम, एयर का एक्सचेंज मैम कुछ लेयर्स के थ्रू होता है। जैसे बेटा ये मैंने एल्वियोलाई बनाई, और एल्वियोलाई तो मैम हाईली वैस्कुलर होती है क्योंकि एल्वियोलाई के चारों ओर बेटा बहुत अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। तो यहां मैंने बेटा क्या बनाई हुई है, पल्मोनरी
कैपिलरी, मैंने आर्टरी और वेन्स की भी डेफिनेशन आपको बताई थी बेटा। पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि ये टॉपिक इतना बॉडी फ्लूइड से कनेक्टेड है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी जगह पे बॉडी फ्लूइड्स में जो हम हार्ट पढ़ते हैं ना वो बताना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, अपन एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और बताएंगे भी। और देखो इससे अपना ही फायदा है। कैसे फायदा है अभी यहाँ पे तुम्हें बता दूंगी, तो तुम्हें ना हार्ट जब एक्चुअल में पढ़ाऊंगी ना, डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी, तो तुम्हें ऑलरेडी इतना क्लियर हो चुका होगा कि उसमें मेरा टाइम सेव हो जाएगा। टाइम सेव तभी होगा जब तुम यहाँ पे उस बेसिक्स को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हार्ट का थोड़ा बहुत बता दूंगी जो तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुम बड़े इनोसेंट छोटे छोटे बच्चे हो जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हो, पनिशमेंट खाते हो, है ना, तो बताना पड़ेगा। डिफ्यूजन बाउंड्री बेटा क्या थी, एल्वियोलाई के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पे एल्वियोलर फ्लूइड होता है, एल्वियोलर एयर होती है। ये है आपकी बेटा पल्मोनरी कैपिलरी। कैपिलरी ही वो जगह होती है जहां से किसी भी चीज का एक्सचेंज हो सकता है। पी कैपिलरी मतलब पल्मोनरी कैपिलरी, पी का मतलब होता है पल्मोनरी, लंग्स से रिलेटेड है। यहां अगर मैं एरो ऐसे लगा रही हूं, इसका मतलब ब्लड इस डायरेक्शन में बह रहा है, और ये मैं लगा रही हूं ब्लड इस डायरेक्शन से वापस जा रहा है, ऑर्गन से वापस जा रहा है, ऑर्गन से अवे जा रहा है। तो अगर अवे वाली होती है तो वो होती है बेटा वेन, अवे फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। अवे मत बोलो क्योंकि ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। जो अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है वो टुवर्ड्स द ऑर्गन जा रही है, जो अवे फ्रॉम ऑर्गन जा रही है वो टुवर्ड्स द हार्ट जा रही है। तो इससे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप सिंपल याद रखो, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। और ये है पल्मोनरी कैपिलरी जहां से डिफ्यूजन होगा मैम। और मैम ये है पल्मोनरी वेन जहां से ये ब्लड मैम वापस से हमारे हार्ट में जाता है और क्या करता है उसी बारे में हमें चर्चा करनी है बेटा। देखो ये पल्मोनरी कैपिलरी में भी होती है बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें भी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं। तो जब भी कोई एयर का एक्सचेंज होता है मैम वो इसकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और इसकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से तो मूव करती ही है, इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है बेटा बेसमेंट सब्सटेंस, और वो इस बाउंड्री में गुजरते वक्त बेटा इस बेसमेंट सब्सटेंस से भी गुजरते हैं। मैम बैठ जाएं प्लीज बेटा, 10 मिनट अभी नहीं हुए हैं, 10 मिनट्स के बाद बैठना है आपको, ठीक है। तो 3 लेयर्ड बेटा डिफ्यूजन बाउंड्री होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट ऑफ बेटा बिटवीन दीज टू, एंड बेटा एंडोथेलियम ऑफ ये पल्मोनरी कैपिलरी। सेल्यूलर पूछा जाए तो 2 सेल्यूलर लेयर, टोटल लेयर्स पूछी जाए, टोटल लेयर्स पूछी जाए तो 2 लेयर्स, सॉरी 3 लेयर्स, और अगर सेल्यूलर लेयर पूछी जाए तो 2 लेयर। क्या आपको समझ में आ गया? क्योंकि लेयर तो 3 है ना बेटा, एल्वियोलाई वाली, बेसमेंट और एंडोथेलियम। बट अगर सेल्यूलर पूछी जाए तो बेसमेंट सेल्यूलर नहीं है, बेसमेंट को हटा दो, सेल्यूलर में आप सिर्फ 2 बोलोगे, सिंपल स्क्वामस एल्वियोलाई एंड सिंपल स्क्वामस ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। डन 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 एवरीबॉडी, यस यस एवरीबॉडी। चलिए फिर हमने बोला मैम देखो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इसे मैं रहने देती हूँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैम अगर मैं कहूँ कि यार मैम डिफ्यूजन को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है, जैसे अगर मैं बोलूँ सिलेक्शन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, जब आपको ये पता चल जाएगा सिलेक्शन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है तो आप उन चीजों पर हमेशा ध्यान देंगे और अपनी प्रेपरेशन को बेटा ऐसे करेंगे कि जैसे कि वो सही डायरेक्शन में जाए। इन द सेम वे बेटा अगर मैं बोलूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है तो आप बोलोगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस अफेक्ट करती है, पार्शियल प्रेशर अफेक्ट करता है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैम अफेक्ट करती है। मैम अगर डिफ्यूजन करवाना है तो थिकनेस जो होगी मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। और हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है मैम वो ज्यादा होती भी नहीं है, वो कम होती है मैम, उसकी थिकनेस होती है लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm, और क्योंकि उसकी थिकनेस होती है लेस देन 1 mm, 0.2 के करीब होती है, तो उससे बहुत इजीली बेटा क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। मैम दूसरी बात क्या इंपैक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी। भाई अगर गैस सॉल्युबल ही नहीं होगी तो आप उसको क्या बेटा डिसॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होती है उतना इजी उसका डिफ्यूजन होता है। सो द मोर इज द सॉल्युबिलिटी, और मैंने एक डेटा बताया था CO2 इज 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज का बेटा रामबाण बनेगा, जिससे आपको बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स की सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, वो है पार्शियल प्रेशर।
पार्शियल प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में मूव करती है, और यही आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें काम में आएंगे। डन 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 डन। यस, पार्शियल प्रेशर मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, एक चेंबर है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक इंडिविजुअल गैस का क्या प्रेशर है इन द मिक्स ऑफ गैसेस, उस इंडिविजुअल गैस, और इसकी यूनिट जो होती है mmHg है ना, तो ये इसकी यूनिट है प्रेशर को रिप्रेजेंट करने की। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। हाँ मैम अब बैठ जाएं क्या, बहुत थक गए। अच्छा, और मैम लोग और सर लोग जो बेटा इतनी देर तक खड़े रहते हैं उनका क्या, वो भी तो आपके साथ साथ लिखते हैं, वो भी तो 2-3 क्लासेस लेते हैं, वो भी तो नोट्स बनाते हैं, और वो गलती भी नहीं कर रहे हैं तुम्हारी जैसे। तुमको तो एक पनिशमेंट में एकदम ऐसे हो गया, गलती क्यों करके आए, फिर पनिशमेंट नहीं खानी थी तो, गलती की तो पनिशमेंट मिलेगी ना। अब बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सिट डाउन। अच्छा लगा मुझे फिजिकल क्लासरूम जैसा ऐसा बोल के, बहुत दिनों से मैंने ऐसे बोला नहीं था। स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना। ये जब हम प्रैक्टिकल वैसे वैसे फिजिकल क्लासरूम में होते हैं तो ऐसे बोल पाते हैं ना, स्टैंड अप, बताओ इसका आंसर, सिट डाउन। आज थोड़ी वैसी वाली फील हुई, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, कोई लोड नहीं है, तुसी बैठ जाओ। अब बेटा हम आज स्टार्ट करेंगे एयर की एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें सबसे पहले समझना है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा टॉपिक जो है वो आगे के टॉपिक से भी बेटा कनेक्टेड है, जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बिल्कुल बेटा, आप लोग अटेंशन के साथ बैठिए, कान खोल के बैठिए, आंखें खोल के बैठिए, और दिमाग भी खोल के बैठिए, बट ऐसे मत खोलना कि यहां से गया और यहां से निकल गया। ऐसे खोल के बैठिए कि भैया यहां से कवर्ड हो, ब्लाइंड बोलते हैं ना, ब्लाइंड एंड होना चाहिए, एक एंड खुला हुआ है एक एंड बंद है, जितना भी ज्ञान जा रहा है वो अंदर जाके फिट हो जा रहा है। यस एवरीवन, ठीक है। चलिए जी, हम बेटा, आपने बेटा कैसे एंड किया था, आपने वो लिखी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। अब बेटा देखना मेरी बात, समझना मेरी बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा, पार्शियल प्रेशर पर, राइट। मैं वापस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हेडिंग डाल रही हूं, आपको वापस से डालने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बेटा ये हेडिंग लिख चुके हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैं सबसे पहले बेटा क्या चाहती हूं ना कि आप एक डेटा लिखो, और ये डेटा ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं चाहती हूं एनसीईआरटी में जो एक बेटा डेटा लिखा हुआ है ना, उस डेटा को आप एक टेबल के फॉर्म में सबसे पहले लिखो, क्योंकि ना ये इंफॉर्मेशन आपको अभी काम में आएगी। और मैं कभी भी इसको ना बेटा टेबल को रटने के लिए कभी भी आपको एडवाइस नहीं करती हूं कि आप टेबल को रटो, मेरी एडवाइस होती है आप टेबल को समझो। अभी आप टेबल में देख लो कितने रोज है कितने कॉलम है, मेरे को 2 मिनट टाइम दो, मुझे एक बार बना लेने दो, फिर बनाना, मैं आपको टाइम दे दूंगी। क्योंकि अगर आप टेबल को रटते रहोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे, लेकिन अगर आप टेबल में जो डेटा लिखा हुआ है उसे समझ जाओगे तो आप कभी भी बेटा गलती कभी भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। जैसे यहां पे मैं लिख रही हूं गैसेस, यहां पे मैं लिखूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां लिखती हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। इन्हीं दोनों की बात करनी है हमें। और यहां लिखेंगे एटमॉस्फेयर, यहां लिखेंगे एल्वियोलाई, यहां लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां लिखेंगे टिश्यू। अरे ठीक है, बस इतना ही बनाना है बेटा। एक बार फिर मैं चेक कर ले रही हूं कुछ छूटा तो नहीं है। एटमॉस्फेयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां लिखेंगे टिश्यूज। दैट्स ऑल, आई थिंक इतने ही हैं बेटा। हाँ बुक में भी है तभी तो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में है बेटा इसीलिए तो। एनसीईआरटी का टेबल में कुछ समझ नहीं है इरफान बेटा, अब तेरे को समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए तो टीचर होते हैं कि आपको ना इजी लगे बेटा, है ना। नहीं लैंडस्केप में बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप नॉर्मल बनाओ, आप नॉर्मल बनाओ, ठीक है, नॉर्मल पोर्ट्रेट, नॉर्मल पोर्ट्रेट, ठीक है ना।
सबसे पहले तो बेटा मैं डेटा लिख रही हूं, अभी तो आपको डायरेक्ट मैं डेटा बता रही हूं, अब मैं आपको इनका जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे अभी समझाऊंगी। जैसे एनसीईआरटी कहती है भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर की यूनिट जो है बेटा हमेशा याद रखो mmHg में ही हम लिख रहे हैं यूनिट। 159 mmHg in atmosphere, CO2 is 0.3 mmHg। एल्वियोलाई में 104 होता है ऑक्सीजन, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के अलावा CO2 होता है 40। आप सोचोगे मैम आपको कैसे याद हो गया इतना सारा, बेटा तुम्हें भी याद हो जाएगा, अभी तुम वेट करो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 ऑक्सीजन के लिए, CO2 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg 40। टिश्यू 40 mmHg और बेटा 45। और ये डेटा इतना इजी है बेटा याद रखना, आप मानो क्लास पढ़ने के बाद आपको बेटा याद रहेगा कि ये इतना इजी है। आप जो इतना डेटा देख रहे हो ना, ये आपके आंखों के आगे फ्लोट करेगा, आई प्रॉमिस यू। आप क्लास को बस अच्छी तरीके से सुनते जाओ, आपको इतना इजी लगेगा बेटा ये डेटा। पहले आप मुझे बताओ बेटा, यहां तक सबको क्लैरिटी मिल गई है? डन डना डन डन, डन डना डन डन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस एवरीवन। बेटा mmHg इज जस्ट द यूनिट, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और वो यूनिट होती है रिप्रेजेंटेशन की आपके पार्शियल प्रेशर को, ठीक है। Hg आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, सो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये वो यूनिट लिखी जाती है। डन बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? एनीबडी जिनको मैंने अभी फ्रॉग में भी पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? इसका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे पता है आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अभी भी इसे गलत ही बोलेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? What is the meaning of oxygenated blood and what is the meaning of deoxygenated blood? Very good यार आकांक्षा, very good तनु, very good हर्ष, प्रमोद, प्रियांशी, अदिति, वंश, स्नेहा, हेतवी, अनिकेत, जोया। यस बहुत सारे बच्चे बेटा, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आप खुद ही देख लो अपनी चैट की स्पीड कितनी ज्यादा है ना। बहुत शानदार यार। कभी भी गलती से ये नहीं बोलना है बेटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन है उसमें, नहीं। जब भी आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हो, जिसकी बेटा हमने लिखावट थोड़ी टेढ़ी हो गई है इसकी, इसको थोड़ा पहले सीधा करेंगे बेटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब भी आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हो हमेशा याद रखो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें CO2 नहीं है मैम, है, डेफिनेटली है, ऑक्सीजन भी है CO2 भी है, बट ऑक्सीजन अगर ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अगर है तो उसे आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दुख दर्द समस्या? किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी। डीऑक्सीजनेटेड भी बेटा इसको भी थोड़ी मौत आई है, इसको भी, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। यस एवरीवन बताइए प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, कोई दुख दर्द समस्या? अब आएगा बेटा सबसे पहला जो एक्सचेंज होता है आपकी बॉडी में, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस किधर को होता है बेटा? देयर आर टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद करो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, याद करो बेटा वो दिन कई करोड़ों साल पहले आपने पढ़ा था कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यस। फिर नंबर 2 होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। और अरे तो CO2 रिच ब्लड लिखा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, CO2 रिच ब्लड।
फिर होता है ट्रांसपोर्ट, और फिर होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड द टिश्यूज। यस एवरीवन, है ना? यस। तो हम सबसे पहला एक्सचेंज जो करेंगे, क्योंकि इस एक्सचेंज को करने के लिए ना बेटा आपको किसकी जरूरत नहीं है, हार्ट का अगर स्ट्रक्चर अभी नहीं भी पता है तो भी आप इस एक्सचेंज को कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक पॉइंट लिख रही हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू प्लेसेस। कोई हमको बेटा तब से स्पैम स्पैम, चलो एक्सचेंज ऑफ बेटा जो गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट, एक सेकंड बेटा फोन को ना साइलेंट कर लिया जाए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू साइट्स। मैम कौन कौन सी साइट्स थी, वापस से हमारा रिवाइज हो जाएगा। नंबर 1 बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। बेटा अब तो तुम्हें रट जाना चाहिए, आंखें बंद करो तो भी यही नजर आना चाहिए, क्योंकि ये चीज कितनी बार रिपीट होगी है बच्चों, ये चीज कितनी बार रिपीट होगी है, हाँ या ना? एंड सेकेंड एक्सचेंज जो तुम बोलते हो बेटा, नंबर 2 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन बेटा दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी, between systemic capillary and tissues, हाँ या ना? Yes everyone। मैम आपने टेबल याद नहीं कराया, विकास अभी टेबल पढ़ाया ही नहीं है तो याद कैसे कराऊं, रटा दूं क्या? जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तभी तो तेरे को बेटा एक्सप्लेन करूंगी ना। अभी टेबल मैंने सिर्फ लिखवा दिए क्योंकि उस टेबल का ना मुझे काम आएगा बेटा, तो मैं बार बार तुम्हें उससे डेटा चेक कराऊंगी। अभी मैंने टेबल पढ़ाया ही नहीं है, नाम ये लिखना है नहीं बेटा, इसे सिर्फ देखना है, और देखते देखते बेटा तुम्हारी आंखें खुद ब खुद बेटा, आंखों से ना तुम, आंखों से ऐसी तेज रोशनी निकलेगी और खुद ब खुद बेटा किताब में ये सारी चीजें लिख जाएगी, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो आंखों से ही नोट्स बनाते हो इतने दिनों से। यस, सुनो अब बेटा हम सबसे पहला एक्सचेंज करेंगे, नंबर 1 एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। सबसे पहले हम इसके लिए एक छवि बनाएंगे, डिग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? चलो बेटा इसकी छवि बनाने के लिए हमको थोड़ा सा स्थान चाहिए, हमारे पास यहां स्थान की कमी है, तो हम अगले बेटा पेज पे बनाएंगे, ठीक है? डन 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 डन, यस डन 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 डन। भाई एक बच्चा कह रहा है एटमॉस्फेयर से भी एक्सचेंज होता है, एक बात बता बेटा, तूने जो इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, एक बात बता, तू जो सांस ले रहा है कहां से ले रहा है? तूने एटमॉस्फेयर को जीवन से इतना डिस्कार्ड कर दिया है, एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है तेरे एयर के एक्सचेंज में। ये जो ऑक्सीजन भर रहा है तू फ्री में, कहां से भर रहा है? किराने की दुकान से 5 रुपए का ऑक्सीजन दे दो, वहां से लेके आया है? बता बता, या ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है? बेटा एटमॉस्फेयर से ही तो ले रहे हैं भाई, इतना एटमॉस्फेयर को तुमने डिस्कार्ड कर दिया है बेटा। चलो एटमॉस्फेयर से एयर जब तक आएगी नहीं तब तक एक्सचेंज कैसे होगी? एक्सचेंज तो होगी ना। सिस्टमिक कैपिलरी क्या होती है अभी वापस से समझाऊंगी, तुम पेशेंस पेशेंस। सिस्टमिक कैपिलरी मैंने वैसे ऑलरेडी समझाई थी, बट मैं वापस से समझाऊंगी बेटा, तुम आराम आराम से टॉपिक पढ़ो, धीरे 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 पढ़ो बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगी। हाँ देखो, इसके लिए बेटा हमें एक डायग्राम बनाना है बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी को समझने के लिए। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, तुम्हें कोई लैंडस्केप में कॉपी को घुमाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, कॉपी को लैंडस्केप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, तुम नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो। वही चीज बना रहे हैं वापस से, आप सोच के देखो आपका कितनी बार टॉपिक रिवाइज हो रहा है। ये है पल्मोनरी कैपिलरी, जो आर्टरी वेन आपने पढ़ा है ना?
और ये क्या है प्यारे सपोलो? एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यस, हाफ पेज में हो जाएगा बेटा, हाफ पेज में हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं ना इसको लेबलिंग वापस से ना बार बार वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और इन सब की लेबलिंग नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ डायग्राम की इतनी लेबलिंग कर रही हूं कि ये है आपका पल्मोनरी कैपिलरी। फिर से वापस से ना सेल्स को आपको लेबलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये लेबलिंग कर लो कि ये चीजें हैं क्या। ये है पल्मोनरी कैपिलरी, ये क्या है बेटा? ये आपकी एल्वियोलाई है। और आप ऐसे समझो ये बाहर जो है ये है एटमॉस्फेयर। इसे आप ऐसे समझो कि ये जो बाहर मैं गैसेस का प्रेशर दिखाऊंगी, पार्शियल प्रेशर, वो एटमॉस्फेयर का दिखाऊंगी। किसी को यहां तक कोई भी चीज समझने में दुख, दर्द या समस्या? बेटा किसी को यहां तक कुछ भी समझने में कोई दुख, दर्द, समस्या? यस एवरीबॉडी, यस, जल्दी बताओ। नहीं ना? अब बेटा एक चीज तुम सबको बहुत बेहतरीन तरीके से मैम ने पढ़ाई है, आप मुझे ना बेटा वही बताते जाना, क्योंकि मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूं कि तुम्हें ना टॉपिक ऑलरेडी खुद से पता है। तुम्हें मैं बस एक दिशा दूंगी, तुम्हें मैं बस एक डायरेक्शन दूंगी, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि मुझे बस एक डायरेक्शन देने की जरूरत थी। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें कर सकती हूँ। तुम्हें हो सकता है ये डेटा नहीं पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, तुम्हारी लंग्स या एल्वियोलाई में कितना है, तुम्हारे यहाँ ब्लड में कितना है। तुम्हें हो सकता है वो डेटा नहीं पता है, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। अभी मैं तुम्हें प्रूफ करती हूँ कि यू नो इट। तुम्हारी शक्तियों को बस जगाने की जरूरत है, देखना अभी, है ना बेटा। एक तो पहले मुझे ये बात बताओ, क्या बात बताओगे जो मैं पूछने वाली थी? एयर हमेशा कहां से कहां मूव करती है? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर रीजन। यहां मैंने बेटा क्या बोला था? ये है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी, मैंने बोला था या नहीं? ये पल्मोनरी कैपिलरी है और ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेके आ रही होती है। किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? मैं आगे आपको अभी पढ़ा के बताऊंगी भी, क्योंकि मुझे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताना है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी से खून आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से जो ये ब्लड बह रहा है बेटा, लंग्स के पास जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? मैं हालांकि आपको इसके बाद पहले हार्ट का ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगी, क्योंकि अगला एक्सचेंज आपको तभी समझ में आएगा। क्या लगता है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये मैं आपको बताऊंगी कि इसके पास डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है। लेकिन अभी अगर किसी को नहीं पता है तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है मैम? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब मैम ने अभी बताया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब मैम ने बताया? क्या इसमें ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल है मैम। तो फिर इसे डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला? इसे डीऑक्सीजनेटेड इसीलिए बोला मैम क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा डेफिनेटली, और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। आप टेबल से चेक कर सकते हैं, जो टेबल मैंने आपको लिखवाई है उस टेबल से आप चेक कर सकते हैं। क्या मैंने यही डेटा लिखवाया है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इसमें होता है 40 mmHg, और CO2 का पार्शियल प्रेशर मैम ने लिखवाया है 45 mmHg। आप बस मैच करो कि क्या ये लिखवाया है या नहीं लिखवाया। ये कैसे यहाँ पे होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो धीरे 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 पीक पे जाएगा बेटा, समय के साथ इसमें मजा आएगा, ठीक है? यस यस एवरीवन, लिखवाया यही डेटा बेटा, तो यही डेटा होता है बेटा। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए तो इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला। क्यों होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब बेटा यही पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो लंग्स के पास आ रहा है, एल्वियोलाई के पास आ रहा है ऑक्सीजन की भीख मांगने। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखना, ऑक्सीजन की भीख मांगने आ रहा है कि भैया प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो,
मैं डीऑक्सीजनेटेड हूं, प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो और प्लीज इस ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ा दो। अभी देखो ये पल्मोनरी आर्टरी से बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स के पास ऑक्सीजन की भीख मांगने के लिए है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि मैम ने बता दिया ऑक्सीजन, ये अब मैं कैपिलरी में दिखा रही हूं क्योंकि आर्टरी आगे जाके टूटती है तो कैपिलरी बनाती है। यस यस यस, ये पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी टूटी तो कैपिलरी बनाया बेटा, और कैपिलरी ने आगे जाके वेन बनाया। ये कैपिलरी में भी बेटा अभी फिलहाल तो वही वाला ब्लड है ना जो आर्टरी से आया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वही तो कैपिलरी में आया हुआ है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, और यहीं पे बेटा CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है मैम 45 है या नहीं, किसी को कोई दुख दर्द समस्या कि मैंने पल्मोनरी कैपिलरी वाली जो जगह थी वहां पे भी यही प्रेशर क्यों लिखा हुआ है, किसी को कोई दुख दर्द समस्या ये समझने में। अब बेटा तुम लोगों ने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में एक बात बहुत क्लैरिटी से मुझे बताई जो तुम ऑलरेडी समझ चुके थे कि मैम एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर रीजन में जाती है। यस यस, एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में जाती है। तो अगर मैं तुमसे सिंपल एक चीज पूछती, तुमने अभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है लेकिन तुम बेटा एक चीज तो मुझे ये बिल्कुल क्लियरली बता पाते कि क्या अगर मैं बेटा ऑक्सीजन को, अभी ये वाली चीज मत, अभी जो मैं लिखूंगी ना वो अभी मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए, फील कराने के लिए बता रही हूं। बेटा मुझे बताओ क्या अगर मैं तुम्हें बिना कुछ पढ़ाए सिर्फ ये बोल देती बेटा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना चाहिए और लंग्स से ब्लड में मिक्स हो जाना चाहिए, और CO2 बेटा आपके पल्मोनरी कैपिलरी से पहले लंग्स में आना चाहिए और लंग्स से फिर तुम इसे एक्सहेल आउट कर दोगे। क्या ये बात तुम इसमें अग्री करते या नहीं करते, ये बता दो। अग्री करते या नहीं करते ये बता दो, बिना कुछ डेटा जाने कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना है, CO2 एल्वियोलाई में कितना है, CO2 एटमॉस्फेयर में कितना है, बिना ये जाने क्या तुम बेटा ये बेसिक चीज जानते हो ऑलरेडी कि ऑक्सीजन मैम एटमॉस्फेयर से लंग्स में ही आएगा और ऑक्सीजन लंग्स में एल्वियोलाई से ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, और CO2 रिच एयर हम एक्सहेल आउट करते हैं, CO2 रिच एयर हम एक्सहेल आउट करते हैं। तो मैम CO2 उल्टी दिशा में मूव करेगा बिकॉज CO2 रिच एयर को हम एक्सहेल आउट करते हैं। यस एवरीबॉडी, ये तो कोई बात ही नहीं है मैम, ऑफ कोर्स ये बात हम जानते हैं। और अगर ये बात आप जानते हो तो ये बात भी आप मानोगे कि एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो। बिल्कुल, मैं सिर्फ अभी तुम्हें ना फील करा रही हूं टॉपिक, फिर देखो डेटा तुम्हें कैसे याद होता है बेटा। देखो सुनो, यानी कि मैम मैं ये भी कह सकती हूं कि ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा, यहां पे उससे कम, यहां पे इससे भी कम, यहां सबसे ज्यादा, यहां थोड़ा ज्यादा, यहां कम, तभी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाई टू लो, हाई टू लो। यस, CO2 कैसे मूव करेगा, ये हाई, इससे यहां पे कम होगा तभी तो हाई टू लो, और यहां से यहां कैसे गया क्योंकि यहां इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, हाई टू लो। अगर ये बात तुम्हें बेटा बहुत बेहतरीन लगी तो जल्दी से बेटा कौन से कलर के दिल बना दो, पिंक कलर के दिल बना दो, है पिंक कलर के दिल, और नहीं तो दिल वाले बटन पे क्लिक कर दो। मेरे गले की बेटा लैरिंग्स की ना बैंड बजी पड़ी है। अब बेटा हम इसको लिखेंगे, तो बस यही तो बात है बेटा, यही तो टॉपिक था। क्लियर है ना? यस एवरीवन, बस डेटा ही तो याद करना है। मेरे को ये तो क्लियरली पता है मैम, मेरे को आपके बिना पढ़ाए पता है कि ऑक्सीजन बॉडी में कहां से कहां जानी चाहिए और CO2 बॉडी में कहां से कहां जानी चाहिए। ये तो मैम बिना डेटा बताए भी मैं बता सकता हूं, मेरी शक्तियां हैं मेरे पास। अब बेटा मुझे तो सिर्फ तुम्हें डेटा बताना है, जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैम, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg, और हाई टू वो लो जाता है क्योंकि आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg, और मैम 104 से वो चला जाता है 40। देखो ना, हाई टू लो, हाई टू लो। यस, और CO2 एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में जाती है बेटा,
हाई टू लो, यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40, हाई टू लो, एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3 mmHg। सिंपल सी बात है। अब डेटा सारा मिलाना जो हमने लिखा हुआ है, और याद ना करा के जाऊं तो भाई देख लेना, तुम याद ना करा के जाओ तो मेरा नाम बदलने की जरूरत नहीं है, अपना नाम बदलना। बोलते हैं ना याद नहीं करा के मेरा नाम बदल देना, मेरा क्यों नाम बदलेगा, याद तुमने नहीं किया तो तुम्हारा नाम बदल देना, ठीक है। सुनो, यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि तुम्हें ये डेटा याद कैसे करना है बेटा। एटमॉस्फेयर का तो डेटा अलग है, वो तुम्हें एज इट इज याद रखना है कि भैया एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3 mmHg। ये बात समझ आती है सभी को। बॉडी के अंदर CO2 के लिए सिर्फ 2 ही पार्शियल प्रेशर्स होते हैं। ध्यान से सुनना, यही है बेटा तोड़ इस टॉपिक का। बॉडी के अंदर चाहे कहीं पे भी पढ़ो, चाहे एल्वियोलाई पढ़ो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ो, चाहे टिश्यू पढ़ो, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ो, CO2 के लिए सिर्फ 2 ही डेटा आपको पढ़ना है, या तो 45 या तो 40। एटमॉस्फेयर में तो 0.3 है, लेकिन बॉडी के अंदर CO2 या तो 45 एग्जिस्ट करेगी या तो 40 एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा चौथा कोई प्रेशर CO2 का नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। CO2 इज ईदर, अब लिखो लिखो, इसे लिखो, इसे लिखो, सबको लिखो। CO2 का प्रेशर या तो 45 है या तो 40 है, चौथा कोई प्रेशर नहीं है। ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर याद रखना इजी है बेटा। जैसे एल्वियोलाई में तुमने पढ़ा 104, जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि देखो इतना तो डेटा तुम बेटा इतनी सारी डेटा फिजिक्स में भी देखते हो, केमिस्ट्री में भी देखते हो, तो ये तो बहुत माइनर डेटा है। ऑक्सीजन का भी बॉडी के अंदर आपको 3 ही प्रेशर दिखेगा, या तो 104, या तो 40, या तो 95। और ये भी तुम्हें याद हो जाएगा कहां पे कितना है, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अभी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। जैसे CO2 का मैंने बोला ना बेटा, या तो 45 या तो 40, वैसे ही ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर या तो है 104, या तो 95 और या तो 40। और ये कैसे कैसे कहां पे ये तुम्हें याद कराऊंगी मैं। पहले ये बताओ, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यस यस एवरीबॉडी। 95 कहां है ये अभी समझाऊंगी। और बेटा एक बात बता, अगर तुम समझदार हो ना तो तुम CO2 के पार्शियल प्रेशर को हर जगह अभी लिख सकते हो कहां पे कितनी होगी, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर तो सिर्फ 45 और 40 ही है। तो CO2 को जहां से डिफ्यूज कर रहे होगे, जहां से डिफ्यूज कर रहे होगे वहां पे हमेशा 45 होगा, और जहां को डिफ्यूज कर रहे होगे वहां हमेशा 40 होगा, क्योंकि उसका 45 और 40 ही होता है प्रेशर। जहां से डिफ्यूज कर रहे होगे वहां हमेशा 45 होगा, जहां को डिफ्यूज कर रहे होगे वहां हमेशा 40 होगा, क्योंकि 2 ही तो प्रेशर है। A से B अगर जा रहा है तो A में हमेशा 45 होगा CO2 का, B में हमेशा 40 होगा। देखो कितना आसानी से तुम्हें याद होगा। ये है तुम्हारा फर्स्ट एक्सचेंज। फर्स्ट एक्सचेंज तुम्हारा हो चुका है, लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है, मेरा तुमसे एक सवाल है। यहां से जाने वाली जो बेटा ब्लड है, यहां से जाने वाली जो ब्लड है, जो किसके थ्रू जाएगी बेटा? अभी पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगी। जैसे वो पल्मोनरी आर्टरी थी वैसे ये पल्मोनरी वेन है। देखती हूं तुमने कितना समझा है। इसमें एक सवाल ऐसा भी पूछूंगी जो ये प्रूफ करेगा कि तुम्हें समझ लगा या नहीं, ठीक है, जो तुम्हें मुझे ये बताएगा तुम्हें समझ लगा या नहीं। पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन की भीख मांगने के लिए आया था। ऑक्सीजन तो इसे मिल गया ना, क्योंकि यहां जैसे तुम सांस लेते हो, लंग्स में एयर जाती है, वहां एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन तुम लेके आए हो, भर के लेके आए हो, उसे अपने पास छुपा के थोड़ी रखोगे, उसे ब्लड में डिसॉल्व करोगे ना बेटा। कैसे डिसॉल्व करते हो, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो तो पढ़ेंगे। बट ये ऑक्सीजन बेटा एल्वियोलाई से मूव करके ब्लड में आ रहा है। ब्लड में एग्जैक्टली कहां डिसॉल्व होता है? ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं मैम, रेड ब्लड सेल्स है, WBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। कहां डिसॉल्व होता है वो बाद की बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। बट मैम जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहे हो, उसी के लिए तो बेटा आए थे ना,
जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। आप बैच में आए थे पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन होना चाहिए, पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो ये भैया यहाँ ब्लड क्यों आया था? अपना पर्पस सॉल्व करवाने के लिए कि भैया मेरे अंदर ऑक्सीजन दे दे, मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो भैया ऑक्सीजन मिल गया, CO2 हटा भी दिया तुमने। तो यहां से जाने वाली जो ब्लड है बेटा, क्या वो डीऑक्सीजनेटेड होगी? ऑक्सीजन भर चुके हो ना भाई। तो यहां से जाने वाली जो ब्लड होगी बेटा, ये मैं ब्लड का मूवमेंट दिखा रही हूं। इनकेस इस एरो का मतलब किसी को ना समझ आए तो, क्योंकि कई लोग बेटा महान होते हैं ना जो PDF से पढ़ते हैं। क्या मैं कह सकती हूं बेटा कि इस पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? कह सकती हूं, सपोलो कह सकती हूं। यस एवरीबॉडी, क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? यस एवरीबॉडी, होगा, है ना, है ना? अब बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है मैम ऑक्सीजन रिच ब्लड। कैसे है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड? अभी देखो डेटा बताऊं। अब तुम पहले मुझे बताओ यहां CO2 का क्या प्रेशर होना चाहिए? देख के बताना बेटा, देख के बताना बेटा, बिल्कुल भी शगुन नहीं करना है, बहुत गंदी बात होगी। इन तीनों पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरी को देख के कंपेयर करके बताना। बहुत गंदी बात होगी अगर तुमने गलत आंसर दिया बेटा, दिल दुखेगा मेरा। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें डेटा नहीं बताया, मैंने तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। मैं जेन्युइनली दिल से बोल रही हूँ बेटा, बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है जब बच्चे खुद यार आंसर देते हैं ना। ऐसा 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 दिल को वो मिलती है बेटा, ठंडक, खुशी मिलती है कि यार कॉन्सेप्ट ना यहाँ घुस चुका है, यहाँ, है ना। वैसे तुमने पीछे से चीटिंग करके तो नहीं दिया आंसर पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डेटा? गंदी बात होगी चीटिंग करके दिया है तो। बेटा तुमने ये 40 क्यों बोला कि इसका प्रेशर 40 mmHg होगा? क्योंकि मैम ने कहा है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर मैम दो ही हो सकता है, या तो 45 या तो 40, या तो 45 या तो 40। जब मैम यहां से आप CO2 को एल्वियोलाई में भेज रहे हो, आप समझना ये कॉन्सेप्ट बेटा, समझना ये कॉन्सेप्ट। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी मैं लिख दे रही हूं बेटा, 95 mmHg होता है। मैं समझाऊंगी अभी, मैंने बोला ना रटना नहीं है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक सच्ची बात बताओ भाई। ऐसे समझ लो कि इन दोनों के बीच में एक पाइप लगी हुई है, इसे बनाना मत, इसे समझा रही हूं, सिर्फ ये डेटा लिखना। इन दोनों के बीच में मैम एक पाइप लगी हुई है, जिस पाइप की मदद से आप ऑक्सीजन को भेज रहे हो। मैम आप जब सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके पास जा रहा है, तो मैम यहाँ जो ऑक्सीजन, क्योंकि 159 से 104 में बहुत इजीली ऑक्सीजन मूव कर गई, है ना। अब मैम जब 104 से ऑक्सीजन मैम ब्लड में जा रही होगी, जिस ब्लड में पहले तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 40, लेकिन जैसे जैसे मैम इस टनल से मैम ऑक्सीजन को मैं ब्लड में डालती जा रही हूँ, इस टनल से मैम ऑक्सीजन को भरती जा रही हूँ, तो क्या बेटा अब इस ब्लड के अंदर जो पहले 40 पार्शियल प्रेशर था, जब आप इस टनल की मदद से ऑक्सीजन यहां डिसॉल्व करते जाएंगे, तो क्या इसका प्रेशर 40 रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए बेटा? जल्दी बताओ। यस भाई, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते जा रहे हो ना, यहां 40 पार्शियल प्रेशर था, तुमने यहां पे बेटा ऑक्सीजन डिसॉल्व कर दिया। क्या यहां से जाने वाला जो ब्लड होगा, अब उसमें 40 प्रेशर होना चाहिए, ज्यादा दिखना चाहिए? यस, ब्लड को सैचुरेट कर दिया ना बेटा, ब्लड की सैचुरेशन कर दी तुमने, ब्लड को सैचुरेट कर दिया कि नहीं? यस, तुम प्रेशर को ना कॉन्सेंट्रेशन से समझ सकते हो यहां पे। तो भाई यहां से जाने वाली जो ब्लड होगी उसमें 40 प्रेशर तो दिख ही नहीं सकता, क्योंकि मैम ऑक्सीजन को आपने डिसॉल्व कर दिया ना, सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट मतलब जैसे चीनी पानी में नहीं घोलते हो, वैसे जब ऑक्सीजन डिसॉल्व करते जा रहे हो, तो यहां से जाने वाली जो ब्लड होगी उसमें 40 प्रेशर नहीं दिखता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व कर दिया, इसीलिए तो 95 हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। शानदार 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 जानदार, बहुत तोड़ परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़ जाना चाहिए और बढ़ जाता है। मैं सिर्फ तुम्हें दिशा दिखा रही हूं, दिशा, ठीक है। और वैसे ही मैम आपने ये तो बता दिया था कि मैम देखो CO2 का तो दो ही प्रेशर हो सकता है, या तो 45 या तो 40, इसलिए हमें बहुत आसानी से गैस हो गया, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 40 ही होगा। पर कैसे? क्योंकि मैम CO2 को आपने उल्टी दिशा में डिसॉल्व किया, CO2 को तुमने 45 से 40 वाली दिशा में भेज दिया, तो यहां से जाने वाली जो ब्लड है अब वो 45 वाली तो रहेगी ही नहीं मैम,
यहां से जाने वाली जो ब्लड है, अब वो 45 तो रहेगी नहीं ना मैम, 45 से आपने अल्वियोलाई में भेज दिया ना उसे, तो वो 45 तो नहीं रहेगी मैम। 45 से घट के कितनी हो सकती है? 39 नहीं होगी मैम, 20 भी नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी, क्योंकि आप ही ने तो बताया या तो 45 है या तो 40 है। तो क्या होगी घट के? 45 से घट के और क्या ही हो सकती है? 40 होगी। एंड दैट इज वाई यू से, डेटा से चेक करो, दैट इज वाई यू से, नाउ यू वॉन्ट डू रेक्टिफिकेशन, दैट इज वाई यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज बेटा 40 एंड 45। ये भी मैं अभी अब आपको बताऊंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कैसे आया, ये भी मैं बताऊंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 95 एंड 40, alveoli has 104 and 40. Yes? Yes? Done. आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ लग गया? पहला एक्सचेंज हम कर चुके हैं, अब दूसरा एक्सचेंज हमें करना है जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड द टिश्यूज। यस? लेकिन मेरे प्यारे सपोलो, दूसरा एक्सचेंज करने से पहले हमें उस टॉपिक के लिए कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो है हार्ट का स्ट्रक्चर। मजा आया बेटा पढ़ने में? आना चाहिए बेटा। सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ एक एग्जाम के लिए नहीं यार, हर दिन ना सीखने की आशा से आया करो कि यार जूलॉजी क्लास में मजा आएगा, आज हम ना कुछ नया सीखेंगे। और जब ये किसी को भी अपने ऐसे मित्र को समझाओ जो तुम्हारी सब्जेक्ट का है ना, तो यार तुम्हें भी अच्छा फील होगा, भाई मैंने आज उसको ना ऐसे बताया, बड़ा अच्छा लगता है बेटा। इस इंटेंशन से हमेशा क्लास में आया करो, तो तुम्हें ना क्लास में कभी बोर नहीं लगेगा, कभी ना ऐसी फीलिंग नहीं आएगी अरे यार आज क्यों क्लास है यार जूलॉजी की यार, ऐसा तो नहीं लगना चाहिए बेटा, गंदी बात है, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ, ठीक है। नंबर 2, चलो नंबर 2, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी। जो बहुत सारे बच्चों को बेटा समस्या आ रही है सिस्टमिक कैपिलरी की आ रही होती है, हालांकि ये उन्हीं बच्चों को समस्या आएगी जिन्होंने ना हमारे पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको सिस्टमिक कैपिलरी ऑलरेडी बेटा क्या समझा चुकी हूँ। बेटा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, जैसे तूने नाइट्रोजन का नाम लिया, बट बेटा उसका पार्शियल प्रेशर, पहली बात तो उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो आपको उतनी डिटेल में जाना भी नहीं है ना। चमक गया कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है इल्मा यार, सारे बच्चों को बहुत सही बेटा। सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, अब मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता है सिस्टमिक कैपिलरी क्या होती है, तो इसी टॉपिक को समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक एंड देन वी विल बेटा मूव फॉरवर्ड, है ना। यस यस, चलो हम हेडिंग ही डाल देते हैं बेटा बेसिक्स। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द टॉपिक, और बेसिक्स ऑफ द टॉपिक में मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का मूवमेंट कैसे कैसे होता है, ब्लड का मूवमेंट कैसे कैसे होता है बेटा, ठीक है। आयुष बेटा धन्यवाद, ठीक है। यस चलो बेटा इसको बनाना है, मैं पहले ही आपको बता देती हूं इसे कैसे बनाना है। आपके पास, आप पोर्ट्रेट में, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इफत बेटा धन्यवाद, चलो 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 आओ बेटा, आओ आओ आओ, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बेसिक से पढ़ाओ मैम, नहीं बेटा हम बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ एडवांस पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। हम इतनी दिनों से, इतनी देरी से सिर्फ एडवांस ही तो पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स तो हमने पढ़ाया कहाँ बेटा, बेसिक्स तो हमने पढ़ाया ही नहीं। आप ना बेटा ये जो हार्ट का चेंबर है ना, इसे बॉक्स के फॉर्म में बनाओ, क्योंकि आगे भी मुझे बॉक्स के फॉर्म में ही तुम्हें समझाना है। हार्ट के जो बेटा हम क्या है, हम 4 चेंबर हार्ट वाले एनिमल्स हैं, हम 4 चेंबर हार्ट वाले एनिमल्स हैं बेटा। हमारे पास 4 चेंबर्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास होती है बेटा 2 एट्रिया, ऊपर वाली चेंबर होती है, 2 वेंट्रिकल। बेटा मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि जब मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी तो बेटा वहां पे आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी कि मैम हम पढ़ चुके हैं, अब आप इस टॉपिक को वापस से उतनी बेसिक से पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। तो आपको बेटा अच्छे से ये चीज पढ़नी है यहाँ पे, है ना। यस देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूं बेटा, ये क्या होती है, ये है आपकी राइट एट्रियम। मैं इनकी फुल फॉर्म बाद में लिख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगी तो कचरा मच जाएगा। ये होती है आपकी लेफ्ट एट्रियम, ये होती है बेटा राइट वेंट्रिकल, ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके पास टोटल 4 चेंबर हार्ट होती है, कंप्लीट 4
चेम्बर हार्ट होती है। मैं ये फुल फॉर्म्स बाद में लिख दूंगी। आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में याद रखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक काम करती हूं, इसको ना आप ना इसको ऐसे लिखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना मैं ब्लू कलर से लिख देती हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं रेड कलर से लिख देती हूँ। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? लेकिन ब्लड का मूवमेंट बेटा, यस, ब्लड का मूवमेंट कहां से कहां कौन सी दिशा में होता है ये समझने की हमें जरूरत है ना। तो मैम सबसे पहले तो हमने जो पढ़ लिया है ना हम वो समझते हैं। यहां बेटा तुम देखोगे बेटा इसे बनाना है सबको। मैम सबसे पहले तो हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल से एक आपने ब्लड वेजल बनाई हुई है ये, और ये मैं दिखा देती हूं बेटा ऐसे करके कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम राइट वेंट्रिकल से होते हुए, और ब्लड की डायरेक्शन के लिए बेटा मैं ऐसे एरो लगा देती हूँ। एरो से आपको ये समझ लगेगा ब्लड कहां से कहां जा रहा है, ब्लड कहां से कहां जा रहा है। बेटा इसका कोई नाम मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या होगा, इस ब्लड वेसल का नाम क्या होगा? कोई मुझे हेल्प करेगा इस चीज को लिखने में? क्या मैं इसे लिख सकती हूँ पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट। पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा ये लंग्स में ब्लड लेके जा रही है, ये लंग्स में ब्लड लेके जा रही है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे प्यारे जगजन्यारे चोटू चोटू से सपोले। और बेटा यहीं पे तो अभी हमने पढ़ा, यहां आपने एल्वियोलाई बनाई हुई थी ऐसे, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, समझ ही नहीं आ रहा बेटा। टिश्यू को ना मैं ये हटा दे रही हूं, हमका सर्दी हो गया है। टिश्यू यहां लिख देते हैं, यहां हम एल्वियोलाई को ना कंजूसी में नहीं बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। अभी बेटा यहीं से तो तुमने एक्सचेंज किया था एयर का। यस यस, इसे मैं क्या लिखूंगी बेटा, इसे मैं लिख सकती हूं पल्मोनरी कैपिलरी। और तुमने यही तो कहा था बेटा कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था पल्मोनरी आर्टरी में, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था पल्मोनरी आर्टरी में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम कहां से ट्रैवल करते हुए आ रहा है? आपके हार्ट से ट्रैवल करते हुए आ रहा है बेटा, आपके राइट वेंट्रिकल से ट्रैवल करते हुए आ रहा है बेटा। गॉड ब्लेस यू के लिए धन्यवाद। ठीक है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से बेटा कह रहा है कि भैया अब तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, और बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो हमें ऐसे ऑक्सीजन दे पाएगा, वो है हमारी लंग्स। तो लंग्स की जगह मैंने एल्वियोलाई बना दी है। अब मैम पल्मोनरी कैपिलरी है ये, आपने सारा ऑक्सीजन बेटा यहां से ऐसे डिफ्यूज किया था या नहीं किया था? आप मुझे बताओ, आपने ऑक्सीजन यहां से यहां डिफ्यूज किया था, और CO2 को बेटा बिल्कुल उल्टी दिशा में डिफ्यूज किया था, हाँ या ना? मैम बिल्कुल किया था, CO2 को उल्टी दिशा में डिफ्यूज किया था। तो मैम अब जो ये आगे ब्लड जाएगी जिस ब्लड वेसल से, उसके अंदर तो मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा जो अगली ब्लड वेसल लेके जा रही है, उस ब्लड वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। पता है बेटा इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप डबल सर्कुलेशन भी पढ़ रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ रहे हो, और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट भी पढ़ रहे हो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोचो। यस ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये सोचो। तो मैम क्या इस ब्लड वेसल, ब्लड की मूवमेंट बेटा ऐसे दिखा दूं, ब्लड की मूवमेंट ऐसे दिखा दूं? यस बिल्कुल दिखाओ मैम, आपकी मर्जी है, जैसे भी दिखाओ, आपकी क्लास है, हमें तो पढ़ना है मैम। इसे मैंने क्या बोला? पल्मोनरी वेन। इसके अंदर कैसा रक्त है बेटा? इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कह सकते हैं इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और बेटा जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कितना प्रेशर बताया था मैम ने? कि कत बोलेছিলাম? यहां तो बोला था ऑक्सीजनेट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40,
CO2 45 था, याद करो, राइट। यहां पे मैंने कितना बताया था बेटा, यहां मैंने बताया था ऑक्सीजन 95, CO2 40। कोई दुख दर्द समस्या बेटा, कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, ठीक है, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है। अब मैम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में क्यों आई, कोई मुझे बताएगा बेटा? हार्ट को क्या लोड लेना है भाई, मेरे को की फर्क पहनता है भैया, जिसको जो करना है करो, मेरे पास ब्लड क्यों आ रहा है? तो बेटा क्या कारण है इसका, बताइए बताइए, आप बताइए, हार्ट के पास ये ऑक्सीजन लेके क्यों आया? ये हार्ट क्या वकील है कोई कि भाई हाँ तुम मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने, जल्दी बताओ। जूलॉजी मेडिजी का डायग्राम है ये, बिल्कुल है बेटा जूलॉजी मेडिजी का डायग्राम। यार गर्म पानी भिजवाना है, ट्रांसपोर्ट मत बोलना, पंपिंग बोलना। पूरी बॉडी को पंप करने की जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे बेटा इस दिल ने ली हुई है। बेचारा दिल, आवारा दिल, पंपिंग का मारा बेचारा दिल, ठीक है। तो ये दिल जो है बेटा, इसी ने तो बेटा पूरी बॉडी को पंप करने की जिम्मेदारी ली हुई है। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो तुम्हारे हार्ट में आना चाहिए, तभी तो बेटा तुम पंप कर पाओगे बॉडी को। पंप ही नहीं करोगे तो भाई कैसे ऑक्सीजन मिलेगा तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को? ये सारा ऑक्सीजन बेटा गैदर करके पल्मोनरी वेन सबसे पहले इसे कहां लेके आई है, ये ध्यान देना, ये लेके आई है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बेटा ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहां जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है मैम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं तो डायरेक्टली ऐसे करके बना दे रही हूं, बट बेटा जो यहां से अयोर्टा निकलती है वो ऐसे करके निकलती है। मैं पहले बता रही हूं क्योंकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ना ये फिर ऐसे करके बनाऊंगी तो थोड़ा सा ना डायग्राम में कचरा मच जाता है। सिंपल बनाने के लिए मैं इसको कर रही हूं कि फिर अल्टीमेटली बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ना बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है मैम, बिल्कुल सही। तो मैम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सबसे पहले ब्लड वेसल निकलती है ना उसे बोला जाता है अयोर्टा। जो सबसे पहली ब्लड वेसल निकलती है उसे तो बोला जाता है अयोर्टा। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना बेटा, ऐसे समझना, ऐसे समझना बेटा, अयोर्टा पेड़ की मेन टहनी है, अयोर्टा पेड़ की मेन टहनी है बेटा, अयोर्टा पेड़ की मेन टहनी है ये। और फिर बेटा अयोर्टा की छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, जो जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, पेड़ की शाखाएं होती है, शाखाएं शाखाएं, तो अयोर्टा ये है, यस, और ये है बेटा उसकी शाखाएं यानी कि आर्टरी। अयोर्टा ब्रांच करके बनाती है बेटा अलग अलग आर्टरीज, ये भी आर्टरी, ये भी आर्टरी, ये भी आर्टरी। तो आप ना बेटा अब इतने सारी आर्टरी का तो नाम नहीं लिख सकते हो ना कि आप हर एक ऑर्गन का रीनल आर्टरी लिखो, हेपेटिक आर्टरी लिखो, इतने आर्टरीज का आप नाम नहीं लिख सकते हो। तो आप ओवरऑल क्या कहते हो कि भैया जो भी अयोर्टा की ब्रांच है जो टिश्यूज के पास इस ऑक्सीजन को लेके जा रही है, क्योंकि बेटा यही आर्टरी से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा जाएगा ना किसके पास, टिश्यूज के पास जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैम ओवरऑल एक कॉमन नाम दे दो आर्टरी का, जिसे आप बोल दो सिस्टमिक आर्टरी। चाहे वो कोई भी बॉडी का टिश्यू हो, चाहे वो मैम किडनी हो, चाहे लिवर हो, कोई भी ऑर्गन जिसके पास आर्टरी ब्लड लेके जा रही है उसको आप ओवरऑल नाम क्या दे दो बेटा, उसे आप ओवरऑल नाम दे दो सिस्टमिक आर्टरी। वेरियस आर्टरी है तो हम एक कॉमन नेम डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैम हम अलग अलग से तो नाम नहीं लिख सकते हैं, हम एक कॉमन नेम मैम डिसाइड करते हैं और इसीलिए उस कॉमन नेम में हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी। किसी को कोई दुख दर्द समस्या ये समझने में कि सिस्टमिक वर्ड कहां से आया, सिस्टमिक वर्ड कहां से आया? सिस्टमिक स्टैंड्स फॉर टिश्यूज। हाँ जी प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बेटा जी, और समझ आ रहा है कि नहीं? यस यस तमन्ना, यस एवरीबॉडी। और बेटा जी अब जैसे बेटा मैं सारी आर्टरी को तो नहीं बना रही हूं, अब जैसे मैं एक को बना के बता रही हूं आपको। अब ये आर्टरी जाएगी बेटा टिश्यूज के पास, अभी आर्टरी जाएगी टिश्यू के पास। अब आप पहले मुझे बताओ ये आर्टरी किसमें टूटेगी, आर्टरी किसमें ब्रेक करेगी?
आर्टरी विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट? खुद बताओ बेटा, दिमाग लगाओ थोड़ा यार, डॉक्टर्स जैसे नलायकी नहीं करनी है, रट्टू तोता बनते बैठते हो एकदम सीटा क्यूला। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं पीछे कमेंट चेक ही करती बेटा, तुमने बिल्कुल सही लिखा है। पहले मैम ये टूटेगी सिस्टमिक कैपिलरी बिकॉज आर्टरी विल ब्रेक डाउन इनटू कैपिलरी। इसे कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट समझना, रट्टा नहीं बनाया तुमने। अच्छे डॉक्टर्स बनने, कॉन्सेप्ट समझाए कि भाई आर्टरी जाएगी ऑर्गन के पास तो ऑर्गन के पास वो कैपिलरी नेटवर्क में टूटेगी। क्या शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा बेटा, ऐसी ही पढ़ाई करते रहो बस, ठीक है। सिस्टमिक कैपिलरी में टूटी ना मैम, ये मैम सिस्टमिक कैपिलरी हो गई। और मैम यहाँ चारों ओर आप ऐसे बना सकते हो कि मैम ये टिश्यूज हैं, क्योंकि टिश्यूज ही तो बेटा बेचारे वेट कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। ये सारे हमारे टिश्यूज हैं बेटा, जो इसी ऑक्सीजन का, जिसका मुझे था इंतजार, देखो वो आ गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया। अब बेटा ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज के पास, यही तो पर्पस था। कैपिलरी से तो डिफ्यूज होता है आगे, इसी को तो मैं, यही तो टॉपिक पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। बट हम इस डायग्राम को वापस से बनाएंगे, बनाना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा बनाना पड़ेगा। और इस बार आप मेरी मदद नहीं लेंगे, इस बार आप बेटा खुद से बनाएंगे। धन्यवाद भैया। यस एवरीवन, यस एवरीवन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सिस्टमिक कैपिलरी से कैसे कैसे डिफ्यूजन होता है ये तो मैं आपको बताऊंगी बेटा। अब यहां से बेटा देखो, यहां से जो ब्लड वेसल निकलती है इन्हें बोला जाता है वेन्स। अभी मैं ये वाला टॉपिक आपको आगे बताऊंगी कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ गया। सिस्टमिक कैपिलरी से ये जो ब्लड वेसल बनी, पहले तो इसका नाम बताओ बेटा। ये अब टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जा रही है, तो इसका क्या नाम होगा? ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जा रही है, इसका क्या नाम होगा बेटा? वेन या आर्टरी? इसका क्या नाम होगा, वेन या आर्टरी? जल्दी बताओ। वेन। अभी देखो वीना केवा मत बोलो, अगर तुम्हें करेक्ट कंसेप्ट पढ़ना है ना तो डायरेक्ट वीना केवा मत बोलो, फिर तो तुम वही गलती करोगे। पहले तो तुम इसका नाम बोलो सिस्टमिक वेन ओवरऑल। अरे बेटा थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना, डायरेक्टली तुम वीना केवा क्यों बोल रहे हो? सिस्टमिक वेन अल्टीमेटली जिससे जुड़ती है उसे बोला जाता है वीना केवा। करेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा। अभी देखो मैं तुम्हें बता देती हूं मैंने इसका नाम ऐसे क्यों रखा, समझना इस बात को। ये ब्लड का मूवमेंट है, और इसमें कैसा ब्लड है मैम? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, यही तो बेटा अभी मैं आपको समझाऊंगी। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हुआ, यही तो बेटा कॉन्सेप्ट है, यही तो खेल है, यही तो समझाऊंगी भाई। जैसे तुम बोलते हो, अब पहले तो इसे नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें बता रही हूं इसे वेन्स बोलना है बेटा। जैसे तुम बोलते हो आयोटा मेन टहनी है जो तुम्हारे हार्ट से निकली पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए, लेकिन मैम वो आयोटा सीधे थोड़ी चली आएगी सबके पास। आयोटा फिर छोटी छोटी ब्रांचेस बनाएगी। जैसे बेटा अलग सर ने हमारा फिजिक्स वाला स्टार्ट किया, फिर अलग सर बेटा सबको पढ़ा तो नहीं पाएंगे, अलग सर की फिर ब्रांचेस आई, हम लोग सर की ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको पढ़ाने के लिए। वैसे ही बेटा आयोटा मेन ब्रांच थी जिससे छोटी छोटी ब्रांचेस बनी जो एक्चुअल में ऑर्गन के पास ब्लड लेके गई, वो थी आपकी बेटा आर्टरीज, है ना। फिर बेटा अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग वेन्स भी तो निकलेगी, एक ही वेन थोड़ी है, अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग वेन्स होगी ना। जैसे ये मैंने एक आर्टरी की कैपिलरी दिखाई है, एक ही आर्टरी की बेटा वेन दिखाई है, ऐसी बहुत सारी वेन्स होंगी। और वो बहुत सारी वेन्स बेटा जो आपके ऑर्गन से निकली होंगी, वो बहुत सारी वेन्स जो आपकी ऑर्गन से निकली होंगी, वो जाके मिलती किसके पास है बेटा? वो सारी मिलके किसके साथ जुड़ जाती हैं? वीना केवा से जुड़ जाती हैं। सारी जो वेन्स है वो अल्टीमेटली अपना ब्लड लेके जाके किसमें डंप करती हैं, किसमें डाल देती है? डालती है किसके अंदर बेटा? वीना केवा के अंदर। बात चमकी या नहीं ये बता दो। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस पीयूष, यस नाहर,
नाहर कह रहे हैं मैम आपकी सैलरी। क्यों बेटा, तेरे को हिस्सा चाहिए मेरी सैलरी में, ये बता दे जो तू मेरी सैलरी पूछ रहा है, या तुझे लग रहा है कि हाँ बेटा बताओ यार, इतना तो अच्छे से तुम्हें बता दिया, कम से कम ये तो बता दो तुम्हें समझ आया कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बेटा बार बार ये रिपीट होगा, वापस से अभी अभी वापस से रिपीट होगा, क्योंकि बेटा हमें ये डायग्राम वापस से बनाना है। लेकिन अब हम इतना कार्यक्रम नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा चीज करेंगे, क्योंकि अब हमें इसके और इसके बीच में जो एक्सचेंज हुआ वो देखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका एक्सचेंज तो देख चुके हैं, अब हमें इसका एक्सचेंज देखना है और अल्टीमेटली सारी चीजों को फिर एक बार क्विक रिवाइज कर लेना है। ठीक है, यस एवरीवन, ठीक है ना। मेरे ख्याल में आपको बेटा ये वाली, अब बेटा मैं आपसे ना एक चीज उम्मीद करती हूं, पहले तो ना यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रही हूँ, आर ए का मतलब है राइट एट्रियम, वैसे ही बेटा एल ए का मतलब है लेफ्ट एट्रियम, वैसे ही आर वी का मतलब है बेटा राइट वेंट्रिकल, वैसे ही बेटा एल वी का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यस यस, ये फुल फॉर्म से एक बारी बेटा लिख लो। चलो जी, अब बेटा मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप ना इस डायग्राम को ना वापस से बनाइए। चलो वैसे आप ना बनाओगे तो फिर आप बेटा कचरा ही मचाओगे, आप सीधे सीधे बनाओगे नहीं, मतलब इस डायग्राम को वापस से बनाना है एक बारी। ठीक है, बट आप पेंसिल से बनाओ, जैसे मैं ना आप कैपिलरी को सीधा सीधा ही बनाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी, आप कैसे भी बना सकते हो, बट वी हैव टू मेक दिस डायग्राम अगेन, वंस अगेन बेटा हमें ये डायग्राम बनाना है। और इस बार बेटा आप खुद से हाफ पेज में लीजिए, हाफ पेज में वापस से बेटा बनाइए प्लीज, आप मेरे से चीटिंग करके मत बनाओ। लेकिन अब हमें जो एक्सचेंज देखना है वो सिर्फ टिश्यू और सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, सिर्फ हमें वो देखना है। ठीक है, वो मैंने बेसिक्स आपको समझा दिए, अब हम बेटा एक्सचेंज को देखेंगे। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, मैम ने बताया था राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले ऑक्सीजन की, बेटा ये ना जो भी मैं बोलती हूँ वो बोला करो, अपने मन में रिपीट किया करो। ये ऑक्सीजन की भीख मांगने गया, किसके पास? लंग्स के पास। ये ऑक्सीजन की भीख मांगने गया किसके पास बेटा? लंग्स के पास। किसके थ्रू बेटा गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया मैम। यहां आपकी लंग्स थी या एल्वियोलाई थी बेटा? यहां आपकी लंग्स थी या एल्वियोलाई थी? आपको ये चीज तो वापस से करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एल्वियोलाई और मैम पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में क्या हिसाब किताब हुआ, बट आप लिखो जरूर ताकि आपको ये टॉपिक बेटा दिमाग में फीड हो जाए। मैम पल्मोनरी कैपिलरी से आगे जाके बनी पल्मोनरी वेन, और मैम यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है आपके हार्ट के पास, क्योंकि पूरी बॉडी को पंप करने की जिम्मेदारी तो मैम हमारे हार्ट की ही है। तो मैम ये पल्मोनरी वेन में हमें प्रेशर अभी लिखने की जरूरत है, क्योंकि यही हमें अभी काम में आएगा। पल्मोनरी वेन जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटा कितना? 95 mmHg जी। और मैम CO2 का पार्शियल प्रेशर है कितना? इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर मैम आपने बताया था 40। और मैम यही मैम पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है। हम आयोटा वापस से नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि मैम यहां से जो अब आप ब्लड वेसल बना रहे हो उसे मैं सिस्टमिक आर्टरी कह सकती हूँ, उसे मैं कह सकती हूँ सिस्टमिक आर्टरी। और इसमें भी मैम वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि मैम लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम कहाँ आया? ब्लड की बेटा डायरेक्शन भी लिखते रहो साथ के साथ, ब्लड की डायरेक्शन भी लिखते रहो साथ के साथ। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी से मैम अल्टीमेटली हमने यहां पे बनाया कैपिलरी।
और मैम सिस्टमिक कैपिलरी से आगे हम बनाते हैं सिस्टमिक वेन। आप ही ने तो बताया अभी, जो कि आगे जाके वीना केवा से मर्ज हो जाती है। बिल्कुल सही बेटा। और ये सिस्टमिक वेन अल्टीमेटली मैम वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए सिस्टमिक वेन के थ्रू, वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। पहले तो आप इस डायग्राम को बताइए। कॉन्सेप्ट तो बेटा बिल्कुल मामूली सा है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेटा इन्हीं बेसिक्स में लाइट था। इट वॉज within this diagram which you have already understood, so there is not much left to this concept. Mostly we have already covered. This is your systemic capillary. पहले आप मुझे बेटा इसके लिए एक थम्स अप दीजिए कि जो डायग्राम मैंने वापस से कॉपी पेस्ट करके बनाया इसमें आपको कोई भी तकलीफ है या नहीं है। और यहां बेटा हम बना देते हैं टिश्यूज। यही बेचारे तो बेटा तब से वेट कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। बता दो एक बारी। यस, डन 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 डन। दीपेंद्र बेटा समझ नहीं आया तो तेरे को एक बारी बेटा मन लगा के सुनना चाहिए था। डन 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 बेटा, ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो अभी अभी हमने पढ़ा था। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, मैंने कोई नई चीज बेटा नहीं बताई है। मैंने एग्जैक्टली वही डायग्राम बताया है बेटा। यस यस, डन 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 डन। अब बेटा बस एक्सचेंज ही तो करना है, एयर का एक्सचेंज ही तो करना है टिश्यूज और सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में। बेटा एक बात बताओ, क्या सिस्टमिक आर्टरी में भी आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 और CO2 का पार्शियल प्रेशर अभी कह सकते हो कि अभी ऑलमोस्ट इतना ही दिख रहा होगा बेटा 40? जल्दी बताओ, कह सकते हो बेटा हाँ या ना? कह सकते हो कि नहीं? यस, ब्रांचेस तो इसमें दिखानी नहीं थी ना बेटा, सिंपल डायग्राम बनाना था बिना ब्रांचेस के। कह सकते हो ना बेटा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे हार्ट में आया, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो मैम अभी तो आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अभी तो उतना ही है, अभी आपने किसी को दिया नहीं है। कह सकते हो, क्योंकि मैम यही यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है जो पल्मोनरी वेन में था। अब तो आप मैम टिश्यूज को दोगे ना, अब तो आप टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे, राइट? तो बेटा अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा लगे तो तुम मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। आपने कहा कि यहाँ पे मैम सिस्टमिक आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपने 95 बता दिया और मैम CO2 का पार्शियल प्रेशर आपने 40 बता दिया। बताया कि नहीं बेटा? आप मुझे बताओ, CO2 के दो ही पार्शियल प्रेशर मैंने तुम्हारी बॉडी में बताए हैं, 45 या 40? 45 और 40, यही दो प्रेशर मैंने बताए हैं। आपको क्या लगता है बेटा CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना होना चाहिए? CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना होना चाहिए? CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना होना चाहिए? अगर आपको ऑलरेडी पता है कि CO2 की मूवमेंट तो मैम यहां से यहां ही होगी, क्योंकि टिश्यू से ही उसको कैपिलरी में डिसॉल्व होना और अल्टीमेटली उसको इस दिशा से बॉडी के बाहर जाना है, क्योंकि CO2 तो बॉडी से बाहर ही जाएगा ना यार। CO2 तो बॉडी के बाहर जाएगा, CO2 टिश्यू को थोड़ी मिल रहा है। तो जब CO2 मैम बॉडी के बाहर जाएगा और वो टिश्यू से ही ब्लड में डिसॉल्व होना है, तो मैम बिना किसी शंका के, जैसे कि सारे बच्चों ने बताया, देखो तुम्हें डेटा याद हुआ कि नहीं? तुम्हें वो टेबल का डेटा याद हो चुका है, तुम्हें वो टेबल का डेटा ऑलरेडी याद हो चुका है, तुम्हें पता भी नहीं है। यस एवरीवन, यस एवरीवन। और बेटा देखो, मैंने ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर बताया था, या तो 104 होगा जो तुम ऑलरेडी देख चुके हो एल्वियोलाई में, या तो 40 होगा और या तो 95 होगा। 95 भी तुम ऑलरेडी देख चुके हो। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 एक जगह पे था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यस। और एक और जगह पे ऑक्सीजन 40 होती है, वो है आपका टिश्यू। तभी तो बेटा ऑक्सीजन की मूवमेंट ऐसे होती है 95 से 40। पहले मुझे बताओ कोई दुख दर्द समस्या? यस। और मैं लास्ट में पूरा बेटा तुम्हें रटवाऊंगी। अभी देखो, रटवाऊंगी सिर्फ डेटा। अब ये वर्ड से ये मैं सोचो रटवा दूंगी, रट्टा, हम रटते नहीं है बेटा। ये बाहर के लोगों को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम बैच में जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ते हैं,
कैसे तगड़े तरीके से डेटा को भी कंसेप्चुअली पढ़ते हैं ताकि डेटा को हम रट सके, इवेंचुअली हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा ऐसे फीड हो जाएगा हमारे दिमाग में, राइट। अब मेरे प्यारे प्यारे जगसिनारे सपोलो, लास्ट चीज इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बची हुई है, वो ये कि भाई साहब ये बता दो कि ये जो यहां से जाने वाला ब्लड होगा, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, अब बेटा यहां से जो जाने वाला ब्लड होगा, क्या इस जाने वाले ब्लड में आपको ऑक्सीजन अब 95 और CO2 40 नजर आ सकता है क्या? तुमने तो बेटा इस यहां से ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर दिया ना, यहां से तो तुमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया बेटा, टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो सिस्टमिक वेन होगी जो इवेंचुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है, क्या वहां पे अब 95 वाला ब्लड तुम्हें दिख सकता है? तुम 95 से तो बेटा डिफ्यूज कर चुके हो ना, ऑक्सीजन तो दे चुके हो टिश्यूज को, कितना दिखता है बेटा? इसीलिए जैसे आप बोलते हो पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब देखो सारा डेटा तुम्हें रिलेट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पे भी तो मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं? तो मैम यहां अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो मैम 95 दिख ही नहीं सकता है, तो इसीलिए तो बेटा 40 हो जाता है, वो घट के 40 हो जाता है। लेकिन CO2 बेटा 45 से तुम 40 में इस डायरेक्शन में CO2 डिसॉल्व कर रहे हो। टिश्यू ने जो बेटा मेटाबॉलिज्म किया, बाई प्रोडक्ट आपने देखा था ना, आपने सबसे पहला स्टेप जो ब्रीदिंग में पढ़ा था बेटा कि वो ग्लूकोज को तोड़ रही है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करके ATP बनाती है, CO2 बाई प्रोडक्ट होता है। तो बेटा CO2 जब इस दिशा में डिसॉल्व होगा तो अब वो 40 तो रहेगा नहीं, 40 से बढ़ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ जाना चाहिए। कितना बढ़ जाना चाहिए मैम? उतना ही बढ़ सकता है जो आपने बताया था, 45 हो जाना चाहिए मैम, उतना ही हो जाता है बेटा। इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 45 दिखता है और ऑक्सीजन 40 दिखता है, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन से होते हुए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और यहां पल्मोनरी आर्टरी उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है बेटा, जहां ऑक्सीजन अभी आपने 40 और CO2 45 देखा, और यही रीजन था जो मैं आपको कह रही थी, लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या, किसी को कोई दुख दर्द या समस्या? अब मैं देखो लास्ट कंक्लूजन दे रही हूं बेटा इस डायग्राम का, फिर NCERT पढ़ेंगे। आग लगा दी, बच्चे कह रहे हैं आग लगा दी, बिल्कुल आग लगा दी बेटा। यस यस एवरीबॉडी, ठीक है, डन 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 डन। अब बेटा देखो मेरे साथ आंख बंद करके इस चीज को एक बार रिवाइज करो, और फिर मैं एक NCERT रीडिंग कराऊंगी, और फिर वो टेबल बता दूंगी आपको कि देखो वो टेबल में सारे डेटा मैच कर गए। चलिए एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं। मैम मेरे साथ में बेटा क्विक रिवीजन करो एक बारी, सारे बच्चे बेटा नोटबुक को बंद कर सकते हो, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दे सकते हो, ठीक है? मैम हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि ऑक्सीजन हमेशा एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से ब्लड में डिसॉल्व करेगा, और बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तो ब्लड से टिश्यू में डिसॉल्व होगा। तो मुझे एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में, फिर एल्वियोलाई में, फिर जहां से भी वो डिफ्यूज होता है वहां पे हाई होगा, जहां को वो डिफ्यूज होता है वहां लो होगा। और मैम CO2 एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, टिश्यू से ब्लड, फिर इवेंचुअली आपके लंग्स में, और इवेंचुअली एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले मैम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है 159 mmHg, और वहां 159 से वो एल्वियोलाई में आती है, क्योंकि मैम वहां पे 104 ही होता है, कम होता है 159 से 104। 104 से मैम वो पल्मोनरी कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड आया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसमें ऑक्सीजन सिर्फ 40 थी, तो 104 से मैम वो 40 में डिसॉल्व हो गई। मैम CO2 का क्या फ्यूचर था? जो पल्मोनरी आर्टरी में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी वहां पे डीऑक्सीजनेटेड था, क्योंकि CO2 का प्रेशर ज्यादा था, ऑक्सीजन 40 थी बट CO2 45 था मैम। 45 से वो एल्वियोलाई में गई, कितना होगा बेटा बॉडी में, या तो 40 या तो 45, सो 45 से 40 फिर वो एटमॉस्फेयर में चली गई, जहां एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg है, ठीक है? फिर मैम सिस्टमिक पल्मोनरी कैपिलरी में तो मैम आपने डिफ्यूज कर दिया। अब मैम पल्मोनरी कैपिलरी आगे जाके पल्मोनरी वेन बना रही है, पल्मोनरी वेन तो मैम अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। क्या यहाँ पे भी अब ऑक्सीजन 40 और CO2 45 रहेगा क्या पल्मोनरी आर्टरी के जैसे? नहीं,
क्योंकि अब ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर चुके हो, तो अब बेटा आपके पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन 95 हो गया है और CO2 घट गया है, कितना 40 हो गया है। यही बेटा आपकी पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके जा रही है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल लेके जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा अयोर्टा निकलती है जिसकी ब्रांच आर्टरी है, हम सिस्टमिक आर्टरी बोल रहे हैं। इसमें भी बेटा वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहां ऑक्सीजन 95, CO2 40। अब ये टिश्यू में जानी है मैम, तो टिश्यू में ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ जाता है, तो ऑक्सीजन अगर टिश्यू की तरफ जाता है तो मैम टिश्यू में डेफिनेटली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा ब्लड से, डेफिनेटली कम होता है मैम। 95 से टिश्यू में होता है 40, तो 95 से 40 ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया। और मैम CO2 तो उल्टी दिशा में होगा, CO2 बेटा टिश्यूज में होता है 45, 45 से चला गया 40, दैट्स ऑल। जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी, ओपन योर आईज, जल्दी बता रहे ओपन योर। अरे भाई मैं बेटा खुद ही तो मैं उसके माहौल में बेटा चली गई थी एकदम, मेरे को अपने आगे ना सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 और हार्ट के वो ब्लड वेजल्स नजर आ रहे थे, तुम्हें भी बेटा वही ब्लड वेजल्स नजर आने चाहिए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, क्लियर हो गया? यस एवरीबॉडी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस। आप अगर बेटा एक और चीज ध्यान दोगे ना, ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर बॉडी में दो जगह पे एग्जैक्टली सेम होता है, बट मैं ना ये रटाती नहीं हूं, वरना तुम रटते रहते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा, आप बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल मेथोडोलॉजी से जाओगे, वो हमेशा ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी हमेशा काम आती है, रट्टाफिकेशन काम नहीं आता। बट मैं तुम्हें दिखा देती हूँ जस्ट इन केस। आप देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो बेटा ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर है ना बेटा, एग्जैक्टली वही पार्शियल प्रेशर आपको टिश्यूज में भी दिखता है ऑक्सीजन और CO2 का। CO2 यहाँ पे 45, CO2 यहाँ 45, ऑक्सीजन यहाँ 40, ऑक्सीजन यहाँ 40. So the partial pressure of oxygen and CO2 in the deoxygenated blood and in the tissue is same, but you don't have to better write it, otherwise you will do rectification and you don't have to do it. Okay, now I'm going to better read NCERT for you and then we will better introduce transport of gases for you. Okay, चलिए जी। हाँ जी, देखो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बात हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। प्राइमरी साइट तो मैम क्या है, मेन जहां से पहले एक्सचेंज हुआ वो मैम एल्वियोलाई है, बट मैम टिश्यू और सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में भी एक्सचेंज होता है और ये हम पढ़ चुके हैं अभी, वो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करते हैं, ठीक है जी। Oxygen and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure or concentration gradient. Oxygen और CO2 मैम प्रेशर या concentration gradient के बेसिस पर ही मैम क्या होती है, एक्सचेंज होती है, बिल्कुल सही बात है मैम। Solubility of gases as well as thickness of the membrane are involved in diffusion and are also some important factors that can affect the rate of diffusion. मैंने ये बात भी आपको बोली कि भैया गैस की solubility कैसी है, गैस का पार्शियल प्रेशर कैसा है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसी है, ये भी डिसाइड करता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे होगा, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास ना ओल्ड एनसीईआरटी का वो है, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। चलो मैं कल से ना न्यू एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेके आऊंगी, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेके आऊंगी। वैसे इन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, तो तुम्हें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर मैं न्यू एनसीईआरटी का कल से स्क्रीनशॉट लेके आऊंगी, ठीक है। देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। हमने ये चीज की है ना बेटा कि एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है बेटा, कहां, आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसको बोला जाता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है। and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. ऐसे represent किया जाता है। Partial pressure of these two gases in the atmosphere, air and the two sides of diffusions are given in the table and the data is clearly indicate a constant. Okay, पढ़ते हो तुम कभी कभी ऐसे करके, मतलब कि कहने का मतलब तो ये हम पढ़ चुके हैं कि डेटा दिया हुआ है और क्लियरली वो दिया हुआ है कि कैसा ग्रेडियंट होता है ऑक्सीजन और CO2 का, और क्यों वो एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू में बेटा मूव करती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको दिखाया था एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 से 40 जाती है, 40 से
104 जाती है, 104 से 40 चली जाती है। जब वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है वो 95 बन जाती है, फिर वो 95 से 40 में जाती है। CO2 उल्टा जाता है बेटा, टिश्यू से बेटा डीऑक्सीजनेटेड, टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड वो सिस्टमिक कैपिलरी में 40 में जब जाती है तो वो बढ़ के 45 हो जाती है, 45 से बेटा वो 40 से 0.3 एटमॉस्फेयर। यस, पढ़ते हो ना ऐसे करके। अरे भाई बोर्ड को बड़ी मौत आती है यार। चलो तुम भी तो बेटा वही हो ना। अरे भाई वापस से ये वाला ये आ गया, कोई नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब बेटा अगला, a gradient is present for the CO2 in the opposite direction from tissues to blood and blood to alveoli। जैसे ऑक्सीजन का एक ग्रेडियंट होता है बेटा, ऑक्सीजन का ग्रेडियंट होता है एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू, वैसे CO2 का जो ग्रेडियंट होता है वो इस तरीके से होता है। ग्रेडियंट मतलब बेटा अमाउंट, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, फ्रॉम ब्लड, from tissue to blood and blood to alveoli। As the solubility of CO2 is 20 से 25 times higher than oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to oxygen। बोला क्योंकि CO2 की solubility 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, इसीलिए बेटा अगर आप पर यूनिट डिफरेंस देखें तो CO2 जो होता है वो आप पर यूनिट डिफरेंस आप देखें पार्शियल प्रेशर में तो आप देखेंगे CO2 जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट वाइज इजीली डिफ्यूज कर जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, thin squamous epithelium of alveoli बेटा, endothelium of alveolar capillary and basement substance in between them, दोनों के बीच का बेसमेंट सब्सटेंस। थैंक यू गरिमा। However, its total thickness is much less than a millimeter। total thickness मैम 1 मिलीमीटर से कम होती है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissues and the CO2 from the tissues to the alveoli। बोला कि भाई इसीलिए सारे फैक्टर्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। फेवरेबल मतलब वो प्रमोट कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ हो और CO2 का डिफ्यूजन मैम टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ हो। बेटा ये वही दिखाया हुआ है, एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैविटी, कैविटी मतलब अंदर का जो खाली स्पेस है, यहाँ एयर आ रही है, ये आपने बेटा एपिथेलियम बनाई हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, और ये आपने बनाई हुई है बेटा एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, ये आपने अंदर बेटा ब्लड बनाया हुआ है तो ब्लड के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। बाकी बाहर का सब्सटेंस होता है बेटा प्लाज्मा। ठीक है, तो बेटा यहां तक ये बात हुई। एक ये भी दिखाया हुआ है बेटा, देखो इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। आपने जब इनहेल किया एल्वियोलाई के अंदर बेटा ऑक्सीजन 104, CO2 40, 104 से बेटा ऑक्सीजन यहां डिसॉल्व हो जाती है और CO2 बेटा उल्टी दिशा में डिसॉल्व होती है। फिर यहां से बेटा क्या आया, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है वो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से मैंने आपको बोला था ना बेटा एक्चुअल में ऐसे निकलती है, बट हम क्योंकि वैसे बना नहीं सकते हैं, सिंपल बनाने के लिए हमने वैसे बनाया था। यहां से अयोर्टा निकलती है, अयोर्टा की ब्रांच होती है आर्टरी, उसी में से एक आर्टरी लिखी हुई है हमने सिस्टमिक आर्टरी, जिसमें बेटा क्या, नहीं बेटा सिमरन ऐसा नहीं है यार, सुनो, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। ऑक्सीजन बेटा यहां से डिफ्यूज जाती है टिश्यू की तरफ 95 से 40 और CO2 उल्टी दिशा में जाती है 45 से 40। तो ये अब जो बेटा यहां से ब्लड जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ 40 ऑक्सीजन, CO2 45। बेटा वही कहानी वापस वापस रिपीट हो रही है जो मैंने आपको पढ़ाया। अब बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का एक्चुअल में वाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी। अरे भाई क्या कर रहा था तू पहली क्लास में, जब पहली क्लास पढ़ाई गई थी, कैसे कर रहा था बेटा एनर्जी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर, कैसे कर रहा था जब पहली क्लास बताई थी तो क्या कर रहा था बेटा तू? ऑक्सीडेशन कैसे किया, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे किया, जो खाना खाया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, अमीनो एसिड्स बेटा इनका ब्रेकडाउन, इवेंचुअली इसे यूटिलाइज कैसे किया, एनर्जी कैसे बनाई। हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसको तगड़े तरीके से बेटा, कल हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी क्लास है ही।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लेकिन एटलीस्ट बेटा अभी हमारे पास 15 मिनट्स तो नहीं है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स से एटलीस्ट हेडिंग डालो। अब हम बेटा वो जो हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था, 15 मिनट्स ही है हमारे पास, 5:30 ही बजे है बेटा। सुनो, हमने अब पढ़ा था सबसे पहले ब्रीदिंग होती है, पढ़ लिया पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। फिर हमने बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हमने पहला एक्सचेंज भी पढ़ लिया है और तीसरा एक्सचेंज भी पढ़ लिया है, दूसरा एक्सचेंज भी पढ़ लिया है, सेकंड और थर्ड स्टेप भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमने जो सेकंड और फोर्थ स्टेप भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमने थर्ड स्टेप लिखा था ना, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये तुम पूरी कहानी पढ़ तो रहे हो कि ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व कर लिया, CO2 ब्लड से मैम आपने एल्वियोलाई में भेज दिया। ये ट्रैवल कैसे कर रही है? कोई गाड़ी है क्या जो इनको लेके जा रही है? कोई गाड़ी है जो इनको लेके जा रही है? कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है, वही हमें पढ़ना होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, जहां बेटा जी हमें दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। एक हमें बेटा ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और नंबर 2 हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। यस एवरीबॉडी। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हेडिंग डालोगे ट्रांसपोर्ट, यार AC बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले हेडिंग डालोगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हेडिंग डालोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आर यू गाइज रेडी? यस कृष्णा, यस पलक, यस कशिश, यस शांभवी, यस प्रिंसी, यस एवरीबॉडी, ऐश्वर्या, यस अंश, अंजर, प्रभात, सबको बेटा, शिवानी। बेटा देखो, आप मेरी बात मानो ना, सबका नाम मैं कैसे ले पाऊंगी? आपकी क्लास में कितना बच्चा है बेटा, कितना बच्चा, पर दिल से बेटा प्यार सबके लिए उतना बराबर है। मेरे पर नाराजगी मत किया करो यार, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोशिश करूँ नाम ले लूं, पॉसिबल नहीं हो पाता, सच्ची बता रही हूँ, पर प्रेम आप सबके लिए मेरे लिए बराबर है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट बेटा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेटा होता है मेनली दो तरीके से। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है मैम मेनली दो तरीके से। अब बेटा इसके बेसिक्स एटलीस्ट मैं आज बता के चली जाती हूं, बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, ठीक है। कब तक चलेगा ये बेसिक्स? जब तक बेटा आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते तब तक चलेगा ये बेसिक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बेटा कुछ ज्यादा ही एक्सेंट निकल गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बेटा दो तरीके से होती है। नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, नंबर 1 डिसॉल्व्ड, नहीं सबसे पहला बेटा इसको हक मिलना चाहिए जिससे इसको बहुत ज्यादा प्रेम है, बाउंड विद हीमोग्लोबिन, बाउंड विद हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखा जाता है HB, ठीक है। एंड नंबर 2 डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अब जिन बच्चों ने बेटा हमारी पहले की कक्षाएं अटेंड ही नहीं की है उनको क्या ही पता होगा प्लाज्मा किस चिड़िया का नाम है, हीमोग्लोबिन किस एनिमल का नाम है ना। तो हमको बताना पड़ेगा बेटा, हमको बताना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहे बेसिक्स पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूं। भाई डॉक्टर बनना चाह रहा है कि नहीं? इंजीनियर बन गया, कुछ गड़बड़ी कर दी, चलो ठीक है। वैसे बोलना नहीं चाहिए भैया, आप लोग क्लिप काट देते हो, अरे इंजीनियर्स को ऐसे बोल दिया मैम ने। नहीं नहीं भैया, हम इंजीनियर की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इंजीनियर्स को सैल्यूट करते हैं, हम उनको कोई बुरी बात नहीं बोल रहे हैं, हमको माफी दे दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, भाई बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जीवन भर पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ाई जिंदगी भर करती रहनी पड़ेगी। और बेसिक्स जो इंसान सीखता है, जो अपने बेटा मकान के वो जड़ को स्ट्रॉन्ग करता है, पेड़ की जड़ें ही बेटा तुम्हारी वीक है तो पेड़ बेटा क्या खाक बेटा स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हो? यस यस एवरीवन। पहले मैं इसके बेटा आज आपको सिर्फ बेसिक्स बता के जाती हूं, कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस ठीक है, सुनो
यस एवरीबॉडी, इसके बेटा बेसिक्स में तुम्हें बताती हूं कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड होता है, उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैम। एक होता है प्लाज्मा और एक कंपोनेंट होता है मैम जिसे बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हालांकि ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, मुझे पता है कुछ 2.0 X.0 Y.0 के बच्चे आते हैं, मैं उनसे भी उतना ही प्रेम करती हूँ बेटा। मुझे दिक्कत तब होती है जब वो लोग स्पैम करते हैं। ऐसा थोड़ी है उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल प्रेम से पढ़ाऊंगी यार, उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊंगी। लेकिन बस आप स्पैम करते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड बेटा प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप पढ़ते हैं बेटा, आपके कुछ ब्लड सेल्स होते हैं और आपके पास होती है बेटा कुछ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में बेटा आपके पास होती है रेड ब्लड सेल, जिसे इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म तो पता है ना बेटा, कि नहीं पता है ये बताइए। नहीं पता है तो आप खुद से लिखिए, मैंने आपको डेफिनेशन फुल फॉर्म बता दी है, आप खुद से लिखिए। आरबीसी मतलब बेटा रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब बेटा व्हाइट ब्लड सेल। ये आपको क्यों बताया गया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बेटा, नहीं तो आप इसका किसी का भी ट्रांसपोर्ट उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप ऐसे समझो ना बेटा कि मेरे पास एक टब रखा है, टब में मैंने पानी भर रखा है, टब में मैंने पानी भर रखा है और उस टब में मैंने बहुत सारे बेटा कुछ बॉल्स डाल दिए हैं और उस बॉल्स के साथ साथ में कुछ मैंने बलून्स डाल दिए हैं। तो आप ऐसे समझो उस टब में जो पानी भरा हुआ है ना, वो पानी है तुम्हारा ये प्लाज्मा पार्ट, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ये ब्लड का मैट्रिक्स कहलाता है, जो पानी है टब में, जो पानी है। पर मैम उस टब में सिर्फ पानी नहीं है, उस पानी के अंदर मैम क्या है, आपने कुछ बलून्स डाल दिए, आपने कुछ बेटा वो डाल दिए, बॉल्स डाल दिए, तो वो सारे जो हैं उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसी प्लाज्मा में बेटा डिसॉल्व रहते हैं। हाँ, मैंने मैगी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था ना शायद, मैगी, कि मैगी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले पानी में बनाते हो, पानी को समझो कि पानी जो है वो तुम्हारा क्या है, प्लाज्मा, लिक्विड वाला पार्ट, और उसमें जो मैगी डली हुई है ना, तो मैगी तुम्हारे पानी में डली है, तो पानी मेन पार्ट है तुम्हारा, वो पानी जो है प्लाज्मा है। उसमें जो तुमने मैगी डाली है वो अलग अलग फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, कुछ उसमें से रेड ब्लड सेल्स है, कुछ उसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स है, कुछ उसमें से प्लेटलेट्स है ना। मैगी अब कौन खाएगा बेटा जाके मैगी, लालच तो आ गया होगा, तुम तो हो ही बेटा लालची बंदर। हम बचपन में बोलते थे लालची बंदर कहीं का। चलो डन 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 हो गया। थोड़ी सी आरबीसी के बारे में भी बेसिक्स बता के जाती हूं, क्योंकि बेटा आपको हीमोग्लोबिन कल पढ़ना है तगड़ा, है ना। यस एवरीबॉडी, डन डन डन। वेजिटेबल मैगी का मैंने एग्जांपल दिया था, हाँ हाँ, वेजिटेबल मैगी में वो जो वेजिटेबल्स और मैगी सारी चीजें डाली हुई है, वो तुम्हारे सारे सब कुछ याद है तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ याद हो या ना हो, मैं जब भी कोई रेफरेंस लेके तुम्हें पढ़ाती हूँ ना, कोई भी टीचर कोई भी रेफरेंस लेके पढ़ाता है ना, बच्चों को वो चीज हमेशा याद रहती है। इतने मूर्ख हो तुम लोग। मूर्ख नहीं हो बेटा, हमें पता है कि तुम्हें कौन सी चीज याद रहती है, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन और आरबीसी के भी बेटा बेसिक्स बता दिए जाएं। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, और इस रेड ब्लड सेल के अंदर बेटा इट हैज अ पिगमेंट, हैज अ पिगमेंट, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है मैम, जिस पिगमेंट को बोला जाता है हीमोग्लोबिन। यही तो बेटा हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है HB, इसको रेड अपीयर करवाती है। रेड अपीयरेंस के लिए ये क्या करती है बेटा, हीमोग्लोबिन ही तो रिस्पॉन्सिबल होती है। जब मैम हम एक हीमोग्लोबिन को देखते हैं, पहले तो हीमोग्लोबिन को अगर आप देखोगे ना बेटा, इस वर्ड में दो शब्द छुपे हुए हैं, एक है ग्लोबिन, एक है हीम। एक होता है इसमें हीम पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं बेटा बेसिक्स, और एक पार्ट होता है बेटा जिसे बोलते हैं ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट एंड द ग्लोबिन पार्ट, दिस इज बेटा प्रोटीन, ये प्रोटीन पार्ट होता है,
और ये बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अभी मैं आपको लास्ट एक चीज बता के जा रही हूं, फिर यहां से शुरू करेंगे। और हीम पार्ट में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसमें एक चीज होती है जो इस पूरे टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इट हैज आयरन। और आयरन भी बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 स्टेट में होती है, ये Fe+2। अगर आप बेटा हीमोग्लोबिन की शक्ल सूरत देखना चाहते हैं तो इसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी होती है मैम। ये मैं क्या बना रही हूं बेटा, ये मैं प्रोटीन की चेन बना रही हूं। प्रोटीन ना ऐसे होती है बेटा, कैसे दिखाऊं कैसी होती है, जैसे तार है ना, कोई मेरे पास है कोई तार, इसको हटा देती हूँ, तार दिखाती हूँ, ठीक है। अरे यार ये देखो, जैसे ये तार है, जैसे ये तार है ना, ऐसे समझो ये प्रोटीन की चेन है, इसे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, इसे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, अमीनो एसिड्स की बनी होती है प्रोटीन की जो चेन होती है, ये तार है ना, इसको मैंने फोल्ड कर दिया तो ये प्रोटीन की चेन बन गई। एक हीमोग्लोबिन की मैं अगर बात करूं, एक हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें होते हैं 4 ग्लोबिन चेन, 4 ग्लोबिन चेन, एंड होता है बेटा 4 हीम। और 4 हीम का मतलब है कि 4 आयरन। समझ में आ रही है बेटा बात? यस, एक प्रोटीन की चेन, दूसरी प्रोटीन की चेन, तीसरी प्रोटीन की चेन और चौथी प्रोटीन की चेन। इन चेन्स का नाम भी होता है बेटा, इन चेन का नाम भी होता है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। समझो बालकों, ये अल्फा 1 समझ लो, अल्फा 2 समझ लो, बीटा चेन 1 समझ लो, बीटा चेन 2। एक हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो 4 प्रोटीन की चेन है बेटा, 1 2 3 4, और बेटा 4 हीम भी होते हैं, 4 हीम, 1 2 3 4, 4 हीम भी होते हैं। यस एवरीबॉडी। अरे फिर मैथमेटिक्स क्या होती है? इतना डरते काहे हो बेटा हर चीज से? जो डर जाता है ना बेटा, वो जीवन में डरना नहीं होता है यार, डरने की क्या बात है भाई। और डर जैसा कोई काम बेटा, एक बात बताओ, डॉक्टर बनने वाले हो, ऐसा समझ में आया कि कोई गलत काम करने जा रहे हो, चोर बनने जा रहे हो, मैम हमारी मैम एकदम लगी पड़ी है, हम क्या करें मैम, कैसे चोरी करेंगे, समझ नहीं आ रहा, कोई पीट पूट दे मैम, क्या होगा हमारा? हाँ, ऐसे कुछ बनने जा रहे हो क्या? गलत काम करने जा रहे हो? नहीं ना, डॉक्टर बनने वाले हो, डर डर काहे रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो। यस, रुपेश सर ने बताया था, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अरे दीवाने, अरे दीवाने, अरे दीवाने। तो हीम पार्ट है ना, हीम पार्ट बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे रुपेश सर ने आपको ये बताया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आपको बताया है, ठीक है। तो तो इस बेटा जो हीम पार्ट होता है उसमें होता है आयरन, आयरन होता है +2 स्टेट में। तो मैं बना देती हूं ये, बस आज हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो डन 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 एवरीबॉडी, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा। डन 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 डन। अरे 50,000 दिल, तुम लोगों ने क्या टारगेट यही बनाया हुआ है बेटा? इतने सिलेक्शन दो मुझे, जब आप ऐसे सिलेक्शन लेके आओगे ना तब बेटा मेरा दिल खुश होगा, ठीक है। खैर गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स तो आपको पता ही है बेटा कि कितनी है ना, बट इतने सिलेक्शन चाहिए मुझे, फिर तुम बोलना कि हमने मैम से पढ़ा था, तब तो भूल जाते हो। हाँ, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे फिर भूल जाते हो, कौन मैम, कौन सा पोली मैम, हमें क्या करना है, हमें तो नहीं पता है कौन सी मैम थी। अच्छा गाना भी गाती थी क्या? अच्छा गाती होंगी, मुझे क्या करना है, मेरा तो सिलेक्शन हो गया। यहां से हम बेटा टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा।
मॉड्यूल का कुछ होमवर्क दे दूं क्या? मॉड्यूल का कुछ मैं होमवर्क देने की कोशिश करती हूँ। मॉड्यूल ठीक है। नो मैम क्या कर रहे हो? मैं एक बारी देखती हूँ। मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ तुम्हें। थोड़ा सा जितना टॉपिक पढ़ा है ना, बैकलॉग तुम लोग कंप्लीट करते जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो तुम्हारा बेटा क्या है, आरंभ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, पेज 92 है ना। इनफैक्ट तुम बेटा इसके साथ साथ में 92 से लेके 93 तक जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे अब तक के टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो टॉपिक बेटा जरूर कर लेना, ठीक है। अरे मॉड्यूल की पीडीएफ भी तो बेटा होगी ना तुम्हारे पास, पीडीएफ तो है ही। और अगर बेटा तुम्हारे पास नहीं है, पहली बात तो मैं तुम्हें बताऊं, हम इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि इनकेस अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं भी है और तुम ये नहीं भी कर रहे हो, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी लोड वाली बात नहीं है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम हमने तपस्या रखा है, कि तुम्हें बेटा नहीं रहेगी कोई समस्या तो तुम उसका लोड मत लो, ठीक है। यस, गाना सुना देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुना है बेटा? मेरे पास गाने की ना स्टॉक भी खत्म हो गया है। मराठी गाना बेटा सीखना पड़ेगा, तभी तो आएगा मेरे को। माला मराठी आगे मेरे को पता भी नहीं है, सीखना पड़ेगा, है ना। सीख के आऊंगी तो गा सकती हूँ। चलो मैं एक गाना सुना देती हूँ। यार वही पुराना है, मेरे को जो याद आ रहा है बेटा मैं वही सुना देती हूँ ना यार, मेरे को नहीं याद आ रहा, ठीक है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसके आगे की लाइंस मुझे बहुत पसंद है तो मैं जरूर सुना के जाऊंगी। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्ज मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्ज मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, गम से फिर घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मेरे बहुत सारे ना न्यू स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, क्योंकि तुम तो बेटा कौन से जेंजी वाले हो, हाँ, कहते मैम ने हमें सारे पुराने, कई बच्चों को ना पुराने गानों की आदत भी लग गई है कि मैम हम ना पुराने गाने सुनने लग गए आपके चक्कर में। तो अच्छी बात है यार, ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराने पुराने हमारे बड़े अच्छे गाने हैं, और अगर तुम सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के गाने कौन बेटा, बहुत कम गाने होते हैं जो बड़े मीनिंगफुल होते हैं, पहले के गानों में बात थी यार, है ना। चलो यार मिलते हैं अगली क्लास में। आई लव यू ऑल बेटा,
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर, और अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाना और पढ़ाई जरूर करते रहना। बाय बाय, थैंक यू, टाटा।